हेलो वांगसी लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ जिसका नाम है लकी मी मीट यू। यह एक वन शॉट स्टोरी है और वांगसन स्टोरी है। इसमें टॉप वांगजी और बॉटम विहिंग है। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं कोरिया के एक अपार्टमेंट का सीन, जहां पर एक रूम में एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था और उसके पैरों के बीच में एक लड़का उसे प्लेजर दे रहा था, उसके साथ लव मेकिंग कर रहा था। अचानक से उस लड़के की आँख खुल जाती है और वह अपने आसपास देखने लगता है और अपना मुंह बना लेता है और कहता है, फिर से वही सपना, मैं हमेशा ऐसा ही सपना क्यों देखता हूँ। तभी वह लड़का अपने मन में कहता है, वांगजी तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पिछले 6 सालों से तुझे इसी तरह के सपने आ रहे हैं। ऐसा कहकर वह बेड से नीचे उतर जाता है। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ती है जो बिल्कुल मैसी हो चुका था। वांगजी जल्दी से उस बेडशीट को उठाता है और बास्केट में डाल देता है वॉश करने के लिए और सीधे वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर वह सीधे किचन में आता है और किचन में वह नाश्ता बनाने लगता है। तभी एक 5 साल का लड़का आता है और कहता है, डैडा आप क्या कर रहे हो। वांगजी जब अपने बच्चे की आवाज़ सुनता है तो मुस्कुरा देता है और आयुआन तुम उठ चुके हो, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा हूँ। आयुआन अपने दादा की बात सुनकर कहता है, दादा एक बार मुझे देख तो लीजिए, मैं फ्रेश भी हो गया हूँ और मैं तैयार भी हो गया हूँ। वांगजी जब अपने बेटे की तरफ देखता है तो उसने यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वांगजी कहता है, अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है, वो खुद से ही तैयार हो जाता है, उसे अपने डैडा की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम जाकर अपनी चेयर पर बैठो, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। आयुआन जल्दी से आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वांगजी भी उसके लिए नाश्ता लेकर आता है और वह दोनों मिलकर बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। आयुआन अपने डैडा की तरफ देखता है और कहता है, डैडा आज मेरे स्कूल से हाफ डे हो जाएगी, क्या मैं आपके ऑफिस आ जाऊँ। वांगजी हैरानी से आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, क्यों। आयुआन अपना मुंह बना लेता है और कहता है, डैडा आप भूल गए, आपने लास्ट वीक मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे अम्यूज़मेंट पार्क में ले जाएंगे। वांगजी अपने बेटे की तरफ देखता है और कहता है, मैं नहीं भूला हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, तुम उस औरत के पास नहीं जाओगे, उसे मॉम कहकर नहीं बुलाओगे, चाहे वह तुम्हें कोई सा भी गिफ्ट दे, कितना भी अच्छा चॉकलेट खाने को दे, लेकिन तुम उस औरत के पास बिल्कुल नहीं जाओगे। आयुआन जल्दी से अपने हाथ को अपने फोरहेड पर रखता है और 3 उंगलियां रखने के बाद कहता है, प्रॉमिस डैडा, मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं, उनके पास जाऊंगा भी नहीं और उनको मॉम कहकर भी नहीं बुलाऊंगा। वांगजी यह सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ऑफ टाइम में लेने आ जाऊंगा। ऐसा कहकर फिर से वह दोनों अपना नाश्ता करने लगते हैं। तभी उनके डोर पर रिंग होती है। वांगजी अपनी जगह से उठता है और जाकर डोर खोलता है तो देखता है कि सामने सोयांग था। सोयांग को देखकर वांगजी मुस्कुरा देता है और अंदर आने को कहता है। सोयांग अंदर आता है तो देखता है आयुआन अपना नाश्ता कर रहा था। वह जल्दी से आयुआन के पास बैठ जाता है और आयुआन के प्लेट से ऑमलेट लेकर खाने लगता है। आयुआन जब यह देखता है तो गुस्से से अपना मुंह बना लेता है और कहता है, अंकल आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। आपको अगर भूख लगी है तो आप डैडा को बोलिए, डैडा आपके लिए ऑमलेट बना देंगे। आप अक्सर मेरे प्लेट से ऑमलेट चोरी क्यों कर लेते हैं। पता नहीं क्यों आयुआन, तुम्हारे प्लेट के ऑमलेट ज़्यादा मुझे टेस्टी लगता है। तुम्हारा डैडा तुम्हारे लिए स्पेशल ऑमलेट बनाते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सोयांग ऐसा कहता है। तभी वांगजी बीच में बोल पड़ता है, आयुआन तुम्हारी स्कूल बस आने वाली होगी, तुम जल्दी से अपना स्कूल बैग लेकर आओ। आयुआन जैसे ही यह सुनता है वह जल्दी से जाकर अपने रूम से स्कूल बैग लेकर आता है। वांगजी जल्दी से आयुआन का हाथ पकड़ता है और सोयांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम अपना नाश्ता करो, मैं आयुआन को स्कूल बस तक छोड़कर आता हूँ। सोयांग कहता है, नहीं नहीं, मैं नाश्ता घर से करके आया हूँ, मैं तो बस आयुआन का ऑमलेट चोरी करने आया था, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ऐसा कहकर सोयांग भी वांगजी के साथ चलने लगता है। वांगजी आयुआन को लेकर बस स्टॉप पर आकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर कई बच्चों की माएँ भी थी जो वांगजी को बस देख ही रही थी, क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा हैंडसम और हॉट नज़र आ रहा था। वह एक सिंगल डैड होने के बावजूद भी बहुत हैंडसम था। सभी माएँ वांगजी के आते ही अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। वह सोचती हैं कि वह जिस तरह की हरकतें करेंगी वांगजी उन पर ध्यान देगा, लेकिन वांगजी किसी की तरफ नहीं देखता। बस आ जाती है। वांगजी आयुआन को स्कूल बस में बैठा देता है और उसके बाद सोयांग को लेकर अपनी घर की तरफ निकल जाता है। वहाँ पर खड़ी सारी औरतें अपना मुंह बना लेती हैं और कहती है, यह लैन वांगजी अपने आप को समझता क्या है, हम क्या सुंदर नहीं लगते, एक नज़र हमें देखता तक नहीं है। रास्ते में चलते वक्त सोयांग बार बार वांगजी की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वांगजी को जब यह महसूस होता है तो वह सोयांग की तरफ देखता है और कहता है, क्या बात है, तुम मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो। सोयांग कहता है, आज से कई साल पहले मैं एक लान वांगजी से मिला था,
जिसने अपनी ज़िंदगी के सारे होप खो दिए थे। वह बस मरना चाहता था। उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन आज देखो, आज तुम्हारे पास जीने की एक वजह है। वांग जी सुयांग की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, तुमने ठीक कहा। उसके जाने के बाद मैं सब कुछ हार चुका था। मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उस दिन तुम मेरे पास आए थे और तुमने कहा था कि मैं अपनी जीने की एक नई वजह ढूंढूं, और मुझे वो नई वजह मिल भी गई, आयुआन के रूप में। मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ सोयांग, अगर उस दिन मैं उस जगह पर नहीं होता तो आयुआन का क्या होता। उस नन्ही सी जान को कुत्ते खा जाते। मैं ये सोचता हूँ वो माँ बाप कैसे होंगे जो एक दिन के पैदा हुए बच्चों को डस्टबिन में फेंक कर चले गए। सुयांग वांग जी की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, शायद आयुआन ने तुम्हारे लिए ही जन्म लिया था। वह तुम्हारे खालीपन और अकेलेपन को भरने के लिए आया था। नहीं तो तुम बताओ कि तुम उस जगह पर कभी भी नहीं जाते। उस दिन तुम वहाँ पर कैसे पहुँच गए। वांग जी सुयांग की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, शायद तुमने ठीक कहा, आयुआन ने मेरे लिए ही जन्म लिया है। ऐसा कहकर वांग जी आगे बढ़ जाता है। सुयांग भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। उसके बाद दोनों मिलकर ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। वांग जी और सुयांग दोनों बिजनेस पार्टनर थे। दोनों वेडिंग प्लानर का काम किया करते थे। वह दोनों अपने ऑफिस में पहुंचते हैं। वांग जी अपने कैबिन में चला जाता है और सुयांग अपने कैबिन में। वांग जी अपने कैबिन में बैठकर अपना काम कर ही रहा था कि तभी अचानक उसके कैबिन के दरवाजे पर दस्तक होती है। वांग जी एक बार दरवाजे की तरफ देखता है और फिर कहता है, कमिंग। तभी अंदर मियान मियान आ जाती है, जिसने बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहन रखे थे। उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वह बहुत हॉट और सेक्सी लग रही थी। मियान मियान आकर वांग जी के सामने बैठ जाती है। वांग जी एक नज़र मियान मियान की तरफ देखता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। मियान मियान कहती है, क्या मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ। वांग जी कहता है, जाकर बदल के आओ, तुम बहुत वाहियात नज़र आ रही हो। मियान मियान जब यह सुनती है तो अपना मुँह बना लेती है और कहती है, वांग जी तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो, तुम कभी भी मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। मैं कितनी सुंदर लगती हूँ, पता है पूरे ऑफिस के कलीग्स मुझसे कहते हैं कि मियान मियान आज तुम बहुत हॉट लग रही हो, लेकिन तुम इकलौते ऐसे हो जो मेरे कहते हो कि मैं वाहियात नज़र आ रही हूँ। मियान मियान अपना मुंह फुला लेती है। वांग जी मियान मियान की तरफ देखता तक नहीं, वो फिर से अपने काम में बिजी हो जाता है। मियान मियान वांग जी की तरफ देखती है और कहती है कि आयुआन कब आएगा। वांग जी मियान मियान की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, मेरे बेटे से दूर रहा करो, तुम उसको बिगाड़ रही हो। मियान मियान कहती है, मैं बिगाड़ नहीं रही हूँ, मैं तो उसे एक माँ का प्यार दे रही हूँ। वांग जी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बेटे को माँ के प्यार देने की, उसके लिए मैं ही उसकी माँ हूँ और उसका फादर भी मैं ही हूँ, तुम उससे दूर रहा करो। मियान मियान जब यह सुनती है तो गुस्से से अपना पैर पटकती है और वांग जी के केबिन से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते वक्त उसने वांग जी के केबिन के दरवाजे को ज़ोर से पटक दिया था, जिससे बहुत तेज़ आवाज़ आई थी। वांग जी एक बार दरवाजे की तरफ देखता है और फिर अपना सर हिलाता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। कुछ घंटे काम करने के बाद वांग जी को अचानक याद आता है कि उसे तो आयुआन को लेने उसके स्कूल जाना था, क्योंकि आज आयुआन का हाफ डे था। यही सोचकर जल्दी से वांग जी अपने कैबिन से बाहर आ जाता है। मियान मियान वहीं पर खड़ी थी और वांग जी की तरफ गुस्से से देख रही थी। वांग जी मियान मियान को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही वांग जी आयुआन को लेकर अपने ऑफिस वापस आ जाता है, क्योंकि रास्ते में जब वह अम्यूज़मेंट पार्क के लिए निकल रहा था तभी अचानक उसे सुयांग का फ़ोन आता है कि उसे एक ज़रूरी काम है। तो वांग जी अपने ऑफिस वापस आ जाता है। आयुआन को बाहर छोड़कर वह सुयांग के केबिन के अंदर चला जाता है। मियान मियान जब यह देखती है कि आयुआन बाहर अकेला है तो वह जल्दी से आयुआन के पास जाती है और अपने पर्स से 2 चॉकलेट निकाल कर आयुआन को देती है। आयुआन मुस्कुरा कर थैंक्स बोलता है। मियान मियान आयुआन के पास बैठ जाती है और कहती है, मैंने कहा है ना, तुम मुझे थैंक्स नहीं बोलोगे, जब भी मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी तो तुम मुझे मॉम कहकर बुलाओगे। आयुआन मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, आंट, आज डैड ने मुझे मना किया है आपको मॉम कहने से, क्योंकि वह बहुत गुस्सा है। मैं जब भी आपको मॉम कहता हूँ तो वो गुस्सा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। आज उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे अम्यूज़मेंट पार्क में ले जाएंगे। अगर मैंने आपको मॉम कहा ना और डैड ने सुन लिया तो वह मुझे अम्यूज़मेंट पार्क में नहीं ले जाएंगे। मियान मियान आयुआन की तरफ देखती है और कहती है, कोई बात नहीं, डैड के सामने मत बोलना, वैसे बोल सकते हो, तुम्हारे मुंह से मॉम शब्द सुनना मुझे अच्छा लगता है। आयुआन वांग जी सुयांग के केबिन में जाता है। सुयांग वांग जी को देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, वांग जी आओ बैठो, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें पता है हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वांग जी जब यह सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या। सुयांग वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ, हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है चाइना से।
एक पॉलिटिशियन के बेटे की शादी करवानी है हमें। वांग जी जैसे ही यह सुनता है तो वह सोयांग की तरफ देखता है और कहता है कि मना कर दो, हम चाइना का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। मैं कोरिया छोड़कर चाइना कभी नहीं जाऊंगा। सोयांग जब यह सुनता है तो वह वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, कब तक तुम चाइना से भागते रहोगे। वांग जी सोयांग की तरफ देखता है और कहता है, सोयांग तुम्हें अच्छी तरह पता है ना मैं चाइना क्यों नहीं जाना चाहता। मैं अगर चाइना गया तो उसकी यादें मुझे फिर से घेर लेंगी और मैं अब उन यादों में नहीं जाना चाहता। मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ अच्छी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। मैं वहाँ जा मुझे उसकी याद आएगी जो मैं नहीं चाहता। मैं उसको भूल चुका हूँ, अब मैं उसे कभी भी याद नहीं करना चाहता। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी सोयांग कहता है कि जाना तो एक ना एक तुम्हें पड़ेगा। तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि वह आयुआन का भी होम टाउन है। वहाँ पर आयुआन को ले जाना ज़रूरी है। आयुआन ने कभी भी चाइना नहीं देखा है। एक बार के लिए ही चलो, लेकिन चलो मेरे साथ। आयुआन का नाम सुनते ही वांग जी रुक जाता है और सोयांग की तरफ देखने लगता है। सोयांग मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ, अगर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो हमारा नाम होगा। तुम्हें पता है ये ऐसा मौका हमें कभी भी हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। हमें बाहर के लोग बुला रहे हैं, इसका मतलब उन्हें हमारा काम पसंद आ रहा है। एक बार के लिए ही चलो मेरे साथ। वांग जी सोयांग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वांग जी केबिन से बाहर आ जाता है। वांग जी जब केबिन से बाहर आता है तो देखता है कि मियान मियान आयुआन के साथ बैठे बातें कर रही थी। वांग जी यह देखकर गुस्से में आ जाता है और जल्दी से मियान मियान के पास पहुंचता है और कहता है, तुम आयुआन के पास क्या कर रही हो। मियान मियान वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, क्या कर रही हूँ, बस उससे बातें कर रही हूँ। वांग जी कहता है, मैंने तुमसे कहा है ना मेरे बेटे से दूर रहा करो और तुम इस तरह के कपड़े पहनकर मेरे बेटे के सामने मत आया करो। ऐसा कहकर वांग जी आयुआन का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो तुम्हें अम्यूज़मेंट पार्क में घूमना था ना, मैं लेकर चलता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी आयुआन का हाथ पकड़कर ऑफिस से बाहर आ जाता है और आयुआन को सीधे अम्यूज़मेंट पार्क ले जाता है। आयुआन और वांग जी राइड एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने मियान मियान आ जाती हैं। मियान मियान को देखकर वांग जी अपना मुंह बना लेता है, लेकिन आयुआन खुश हो जाता है। आयुआन जल्दी से भागकर मियान मियान के पास जाता है। वांग जी जब यह देखता है तो वह आयुआन को बुलाता है और कहता है, मैंने कितनी बार कहा है इससे दूर रहा करो, तुम हमेशा इसके पास क्यों आ जाते हो। मियान मियान वांग जी की तरफ देखती है और कहती है कि वांग जी, बच्चे को इस तरह से नहीं डांटना चाहिए। आसपास के लोग देख रहे हैं, वह लोग क्या सोचेंगे कि देखो इस बच्चे का फादर कैसा है, वह अपने बच्चे को डांट रहा है। वांग जी मियान मियान की बात सुनकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है। फिर आयुआन के पास जाता है और कहता है, तुम्हें क्या और कोई गेम खेलना है। आयुआन हाँ में सर हिलाता है। वांग जी और मियान मियान आयुआन को गेम सेंटर ले जाते हैं। आयुआन वहाँ से मज़े में गेम खेल रहा था, लेकिन वांग जी और मियान मियान एक बेंच पर बैठ जाते हैं। मियान मियान वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, क्या बात है, आज तुम बहुत गुस्से में हो, कुछ हुआ है क्या। वांग जी मियान मियान के सवालों का कोई जवाब नहीं देता, बस वह आयुआन को देख रहा था। मियान मियान मुस्कुरा देती है और कहती है, क्या उसकी याद आ रही है तुम्हें। वांग जी हैरानी से मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, तुमने अभी क्या कहा। मियान मियान मुस्कुरा देती है और कहती है, मैंने पूछा क्या तुम्हें उसकी याद आ रही है, इसलिए तुम इतना गुस्सा हो। वांग जी मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, मुझे उसकी याद नहीं आ रही। मैंने उसे उस दिन ही भुला दिया था जिस दिन मैं चाइना छोड़कर कोरिया आ गया था। अब मैं उसे बिल्कुल भी याद नहीं करता। ऐसा कहकर वांग जी फिर से आयुआन को तरफ देखने लगता है। मियान मियान फिर से मुस्कुरा देती है और कहती है, उसे भूलना इतना आसान होता तो अब तक तुम भुला चुके होते। तुम आज भी उसे याद करते हो, मुझे पता है। मुझे अब भी तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार नज़र आता है। तुम कहते हो कि तुम उसे भूल चुके हो, लेकिन तुम अभी भी उसे नहीं भूल पाए हो। तुम कहते हो कि तुम आयुआन के साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिता सकते हो, लेकिन हर पल तुम्हें उसकी याद आती है। वांग जी मियान मियान की बातें सुनता है, लेकिन मियान मियान से कुछ भी नहीं कहता। वह बस आयुआन की तरफ देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वांग जी आयुआन के पास जाता है और कहता है, आयुआन, अब काफ़ी देर हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए। आयुआन भी अपना सर हाँ में हिलाता है और वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। मियान मियान जल्दी से वांग जी और आयुआन के पास आती है और आयुआन के हाथ में 2 चॉकलेट पकड़ा देती है। वांग जी यह देखकर गुस्सा करता है और कहता है, मियान मियान, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम आयुआन को इस तरह चॉकलेट मत दिया करो, उसकी आदत बिगड़ रही है। मियान मियान कहती है, मैं अपने बेटे को कुछ भी दूँ, तुम्हें क्या। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। वांग जी एक पल के लिए गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह फिर स्माइल करने लगता है और आयुआन का हाथ पकड़कर घर चला आता है।
रात के डिनर के बाद वांगजी आयुआन को उसके कमरे में ले जाता है उसे सुलाने के लिए। वांगजी उसके पास लेटकर उसके पीठ को थपथपा रहा था और उसके बालों को सहला रहा था और एक प्यारी सी धुन गुनगुना रहा था। आयुआन आज बहुत थक चुका था, जिस वजह से वह जल्दी सो जाता है। आयुआन जब सो जाता है तो वांगजी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह जल्दी से आयुआन के फोरहेड पर किस करता है और कमरे की लाइट ऑफ करके अपने कमरे में आ जाता है। वांगजी पहले फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम से बाहर आकर वांगजी सीधे बालकनी में चला जाता है और वहाँ से वह चाँद को देख रहा था। काफ़ी देर वह वहीं पर खड़ा रहता है और चाँद को देखता रहता है। फिर वह अपने कमरे में आ जाता है और अपनी अलमारी को खोलकर उसमें से एक पिक बाहर निकालता है। वह पिक देखकर वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांगजी अपने मन में सोचता है, मैं कितना भी ये कहूँ कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, लेकिन सच यह है कि विहिंग, मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाया हूँ। आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वांगजी अपनी यादों में खो जाता है। आज से 7 साल पहले हम देखते हैं वांगजी का एडमिशन बीजिंग के एक यूनिवर्सिटी में हुआ था। वांगजी का कोई भी नहीं था, वह अनाथ था। उसके माँ बाप का कुछ महीनों पहले ही एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन उसके माँ बाप ने इतनी सेविंग कर रखी थी कि वांगजी अपनी स्टडी और अपनी ज़रूरतों का ख्याल रख सके। वांगजी को किसी के आगे पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उसके माता पिता ने उसके लिए इतनी सेविंग कर रखी थी। वांगजी जब अपनी क्लास में जाता है तो देखता है क्लास में ऑलरेडी स्टूडेंट आ चुके थे, लेकिन वांगजी जिस भी सीट पर जाता था स्टूडेंट उसे अपनी सीट पर बैठने नहीं देते थे, क्योंकि वांगजी पहले तो नया था और वांगजी का कूल फेस देखकर सभी को अजीब सा महसूस हो रहा था। इसलिए कोई भी वांगजी को अपने पास बैठने नहीं दे रहा था। वांगजी हार कर लास्ट वाली सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही वांगजी लास्ट वाली सीट पर बैठता है, सारे स्टूडेंट उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। तभी वहाँ पर उस कॉलेज का सबसे शैतान लड़का विहुसान आ जाता है। विहिंग जब क्लासरूम में आता है तो वह देखता है कि कोई उसकी सीट पर बैठा है। यह देखकर विहिंग को बहुत गुस्सा आता है और वह सीधे वांगजी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और डेस्क को ठकठकाने लगता है। वांगजी जब यह देखता है कि उसके पास खड़ा है तो वांगजी उसकी तरफ देखने लगता है। वांगजी एक नज़र विहिंग की तरफ देखता है तो उसकी खूबसूरती में खो जाता है और वह भूल जाता है कि विहिंग उसे बुला रहा है। विहिंग बार बार को बुला रहा था और चुटकी बजा रहा था। जैसे ही विंग ने उसको टच किया और उसे जोर से हिलाया, तब वांगजी अपने होश में आया। वह विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या बात है? विंग गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है और तुम मेरी सीट पर कैसे बैठे हो? ये मेरी सीट है। वांगजी जब यह सुनता है तो कहता है, क्या इस सीट पर तुम्हारा नाम लिखा है? विंग कहता है, हाँ लिखा है। ऐसा कहकर विंग अपना नाम दिखा देता है। वांगजी जब यह देखता है तो कहता है कि पूरे क्लास में स्टूडेंट आ चुके हैं, कोई भी सीट खाली नहीं है। अभी के लिए मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं, फिर मैं बाद में अपने लिए सीट देख लूँगा। विंग कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ पर क्लास टीचर आ जाते हैं, इसलिए विंग कुछ भी नहीं कहता, बस अपना मुंह बनाकर वांगजी के पास आकर बैठ जाता है। क्लास टीचर क्लास में आकर पढ़ा रहे थे। वांगजी उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन विंग अपनी मस्ती में लगा हुआ था। विंग का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वह क्लास के कुछ बेकार स्टूडेंटों के साथ बातें किया जा रहा था। जब क्लास टीचर की नज़र विहिंग पर पड़ती है तो वह विहिंग को खड़ा कर देता है और कुछ सवाल पूछने लगता है। विहिंग को उस सवाल के जवाब नहीं पता थे, इसलिए वह इधर उधर देखने लगता है। तभी वह देखता है कि वांगजी ने आंसर अपनी नोटबुक में लिख रखा था। वांगजी अपनी नोटबुक विहिंग की तरफ बढ़ा देता है। विहिंग उन आंसरों को देख लेता है और जल्दी जल्दी टीचर को बताने लगता है। जब टीचर यह देखता है कि विहिंग को आंसर पता है, इसलिए वह विहिंग को कुछ नहीं कहते, फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। विहिंग नीचे बैठ जाता है और वांगजी को थैंक्स कहता है। वांगजी भी विहिंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। विहिंग वांगजी की तरफ अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिसे वांगजी एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। विहिंग अपने बारे में बताता है और वांगजी अपने बारे में। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगती है। वह हर जगह एक साथ रहते थे। वांगजी को बातें करना पसंद नहीं था, लेकिन विहिंग का ज़्यादा बातें करना उसे बहुत पसंद था। विहिंग की बातें उसे एक म्यूज़िक की तरह सुनाई देती थी। विहिंग बहुत बातूनी था, वह हर समय बोलता रहता था, जो वांगजी को बहुत पसंद आता था। धीरे धीरे कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गया, उन दोनों को पता ही नहीं चला। उन दोनों ने पूरे कॉलेज के सामने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया था। पूरे कॉलेज को खबर हो चुकी थी विहिंग और वांगजी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। देखते ही देखते कब 2 साल गुजर गए, विहिंग और वांगजी को पता ही नहीं चला। दोनों हर जगह एक साथ जाया करते थे। विहिंग एक अमीर फैमिली से था,
लेकिन कभी भी वह वांगजी के सामने अपने पैसों का रुबाब नहीं दिखाया करता था। विहिंग के पेरेंट्स बिजनेस वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते थे, दोनों ही बिजनेस किया करते थे, लेकिन वह दोनों विहिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि विहिंग उनके घर का सबसे छोटा बेटा। विहिंग अपने पेरेंट्स से जिस भी चीज़ की डिमांड करता, उसके पेरेंट्स वही चीज़ विहिंग के सामने ला देते थे। विहिंग के 2 बड़े भाई बहन थे, एक जियांग यानली और एक जियांग चेंग, लेकिन वह दोनों भी विहिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिस वजह से विहिंग थोड़ा ज़िद्दी हो गया था, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर उसको संभाल लिया करते थे। लेकिन वांगजी के सामने विहिंग एकदम मासूम बनना फिरता था। वांगजी को लगता था विहिंग बहुत मासूम है, इसलिए उसकी मासूमियत से भी वांगजी को भी प्यार हो गया था। विहिंग और वांगजी के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे, जिस वजह से उनके फ्रेंड्स ने क्लब में पार्टी दी थी। विहिंग और वांगजी भी उस पार्टी में आते हैं। सब फ्रेंड्स मिलकर वहाँ पर गेम खेलने लगते हैं। गेम में वह ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलते हैं, जिसमें वांगजी डेयर लेता है, लेकिन वांगजी हार जाता है, जिस वजह से सारे फ्रेंड्स उसे एक टास्क देते हैं कि उसे 1 बोतल अल्कोहल पूरी पीनी होगी। विहिंग करता है क्योंकि विहिंग को पता था वांगजी ड्रंक नहीं करता है, इसलिए वह सारे दोस्तों को कहता है कि वांगजी शराब नहीं पीता, उसे मत पीने को बोलो, लेकिन सब लोग कहते हैं उसने डेयर लिया है तो उसे पीना ही पड़ेगा। वांगजी सबकी तरफ देखता है और शराब पीने की कोशिश करता है। वह एक ही घूंट में सारी शराब पी लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह नॉकआउट हो जाता है। विहिंग जब यह देखता है कि वांगजी नॉकआउट हो गया है तो वह सारे दोस्तों की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, मैंने मना किया था ना, यह शराब नहीं पीता, इसलिए देखो इसकी हालत क्या हो गई है। विहिंग वांगजी को अपने कंधों का सहारा देकर क्लब से बाहर लेकर आता है और उसके बाद वांगजी को लेकर वह वांगजी के अपार्टमेंट में चला जाता है। मॉर्निंग जब वांगजी की आंखें खुलती है तो उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। उसे रात का कुछ भी याद नहीं होता। वह अपने सर को पकड़े बैठा होता है। वह सोचता है कि रात को क्या हुआ था। उसे लास्ट टाइम याद होता है कि वह शराब पी रहा था, उसके बाद अचानक उसे क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वह जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है और विहिंग को फ़ोन करने लगता है, लेकिन विहिंग का फ़ोन नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। वांगजी परेशान हो जाता है और कहता है कि अचानक विहिंग के फ़ोन को क्या हुआ। वांगजी सोचता है शायद उसके फ़ोन में कुछ खराबी आ गई होगी, वह विहिंग से बाद में बात कर लेगा। उस दिन के बाद से वांगजी जब भी विहिंग को फ़ोन करता है तो विहिंग का फ़ोन नंबर स्विच ऑफ आता है। यह देखकर वांगजी हैरान हो जाता है। एक दिन वांगजी हार कर विहिंग के मैंसन पहुंच जाता है, लेकिन विहिंग के मैंसन में उसका वॉचमैन मना करता है कि विहिंग इस वक्त यहाँ नहीं है। वांगजी इस बात से परेशान हो जाता है कि विहिंग अचानक कहाँ चला गया, वह वांगजी से बात क्यों नहीं कर रहा, उसका नंबर स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। वांगजी काफ़ी परेशान हो जाता है। वह विहिंग के कई दोस्तों से भी बातें करता है कि ताकि विहिंग का पता चल सके, लेकिन उसके दोस्तों को भी पता नहीं था कि विहिंग इस वक्त है कहाँ। लगभग 2 महीने बीत चुके थे। वांगजी को विहिंग का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एक दिन रात को अचानक वांगजी के फ़ोन रिंग करता है। वांगजी फ़ोन उठाकर देखता है तो विहिंग के फ्रेंड निहो सेंग का फ़ोन था। वांगजी जल्दी से फ़ोन पिक करता है तो निहो सेंग बताता है कि विहिंग इस वक्त क्लब में है। वांगजी जैसे ही यह सुनता है, वांगजी जल्दी से क्लब में पहुंच जाता है। क्लब में जाकर देखता है विहिंग क्लब में बैठा हुआ था और उसकी लैप में एक लड़की बैठी थी। विहिंग उसे किस कर रहा था। वांगजी जब यह देखता है तो वह गुस्सा हो जाता है और सीधे विहिंग के पास पहुंचता है और विहिंग से कहता है, विहिंग तुम ये क्या कर रहे हो और तुम इतने दिनों से कहाँ थे। विहिंग एक स्माइल देता है और कहता है, मैं अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ था, उसके साथ हॉलीडे एंजॉय कर रहा था। वांगजी जब यह सुनता है तो वह हैरान हो जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा, न्यू गर्लफ्रेंड? तुम तो मेरे साथ रिलेशनशिप में थे ना, तुम तो मुझसे प्यार करते थे, फिर अचानक से तुमने अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बना ली, क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? विहिंग जब यह सुनता है तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, प्यार मैं से तुमने अपने आप को देखा है, तुम एक अनाथ हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक ठहरा अमीर घर का लड़का, तुम जैसे लड़के से कैसे प्यार कर सकता हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। जी जब यह सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, ये तुम्हारी मजाक करने की पुरानी आदत है, मुझे अच्छी तरह पता है, तुम बोल दो यह सब झूठ है। विहिंग मुस्कुरा देता है और कहता है, लैन वांगजी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम एक लड़के हो और मैं भी एक लड़का हूँ, एक लड़का और दूसरे लड़के से कैसे प्यार कर सकता है, तुमने कभी यह सोचा है? मैं तो बस टाइम पास कर रहा था, मैंने सोचा कि मैंने कितनी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है, कभी किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, इसलिए मैं देखना चाहता था बॉयफ्रेंड बनाकर कैसा लगता है, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की थी और तुम प्यार का झूठा नाटक था, मुझे तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं है,
भूल जाओ मुझको और अपनी लाइफ अच्छी तरह जियो। ऐसा कहकर विंग फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करने लगता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी जब यह देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांग जी अब विंग से कुछ भी नहीं कहता, वह क्लब से बाहर आ जाता है। वांग जी पूरी तरह से टूट चुका था। वह क्लब से बाहर आने के बाद ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उस दिन के बाद से वांग जी अचानक से गायब हो गया। वांग जी किसी को भी दिखाई नहीं देता था। वांग जी कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता था। लगभग 7 महीने बाद बीजिंग की सड़कों पर गाड़ियां तेज़ी से आ जा रही थी। एक गाड़ी भी तेज़ी से आ रही थी। तभी अचानक उस गाड़ी के सामने एक पर्सन आकर गिर जाता है। वह ड्राइवर जल्दी से गाड़ी रोक लेता है और गाड़ी से जल्दी से बाहर निकलकर देखने लगता है कि वह पर्सन जिंदा है कि मर गया। वह जब उस पर्सन का चेहरा देखता है तो वह हैरान हो जाता है और उसके मुँह से निकलता है वांग जी। वांग जी को देखकर कोई नहीं कह सकता यह वही लायन वांग जी है जो बहुत सुंदर हुआ करता था, हैंडसम था, लेकिन अब वह दिखने में पागलों की तरह नज़र आ रहा था। उसके बाल लंबे हो चुके थे, उसकी दाढ़ी आ चुकी थी और उसने कपड़े इस तरह पहने थे लगभग जैसे कि उसने कई दिनों से कपड़े नहीं बदले हों और उसके शरीर से शराब की महक आ रही थी। ये सीन कट करके मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में वांग जी की आंखें खुलती है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखने लगता है। वांग जी देखता है कि वह इस वक्त किसी के घर में है। वांग जी यह देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से उठकर बैठता है। फिर वह अपने आप को देखता है तो वह पाता है किसी ने उसे पूरी तरह से क्लीन करके नए कपड़े पहना रखे थे। वांग जी इधर उधर देखने लगता है। तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और एक पर्सन अंदर आता है। वांग जी उस पर्सन को देखकर हैरान हो जाता है। वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम उठ गए, लो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ। वांग जी अभी भी उस पर्सन की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, तुम कौन हो। जैसे ही वह पर्सन यह सुनता है तो वह हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि अभी 5 साल पहले हम दोनों मिले थे, तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो। वांग जी ध्यान से उस पर्सन को देखने लगता है। तभी अचानक वांग जी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और कहता है, तुम सुयांग हो ना। सुयांग जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, चलो तुम्हें मैं याद तो आया ना, मैं तो सोच रहा था कि तुम शायद मुझे भूल चुके हो। ऐसा कहकर वह वांग जी के पास बैठ जाता है और कॉफ़ी का मग वांग जी के हाथ में दे देता है। वांग जी कॉफ़ी का मग ले लेता है और कॉफ़ी पीने लगता है। सुयांग वांग जी के पास बैठे हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी को जब महसूस होता है सुयांग उसकी तरफ देख रहा है तो वह पूछता है, क्या बात है सुयांग, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। सुयांग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आज से 5 साल पहले जब मैं तुम्हें छोड़कर गया था तुम ऐसे नहीं थे। ऐसा क्या हुआ इन 5 सालों में जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है, और अंकल आंटी कहाँ हैं। सुयांग जब वांग जी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी सुयांग की तरफ देखता है और कहता है कि आज से 2 साल पहले उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, अब वह दोनों इस दुनिया में नहीं है। सुयांग जब यह सुनता है तो उसे अफसोस होता है। फिर वह वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हुई, या अंकल आंटी के जाने के बाद तुम इस तरह से हो गए। वांग जी सुयांग की तरफ देखता है और नाम में सर हिलाता है और फिर वांग जी सुयांग को सब बताता है कि इन 5 सालों में उसके साथ क्या हुआ। सुयांग जब यह सुनता है तो सुयांग को बहुत तकलीफ़ होती है। वह वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम इतना टूट गए कि तुम खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वांग जी सुयांग की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं है। पहले वजह मेरे माँ बाप थे जो मुझे छोड़कर चले गए। दूसरी वजह मुझे विहिंग के रूप में मिला था। विहिंग ने भी मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दिया, वह मेरे दिल से खेल गया और मुझे पता तक नहीं चला। सुयांग जब यह सुनता है तो वह वांग जी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, वांग जी किसी के जाने से ज़िंदगी को इस तरह ख़त्म नहीं करते। ज़िंदगी जीने की नई वजह तलाश करो, तुम्हें ज़रूर मिलेगा। वांग जी हैरानी से सुयांग की तरफ देखता है और कहता है कि नई वजह, मैं नई वजह कहाँ तलाश करूँ, मेरे पास अब कोई वजह नहीं है। सुयांग मुस्कुरा देता है और कहता है, तो फिर ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे साथ साउथ कोरिया चलो, मैं वहीं पर रहता हूँ। मैं तो यहाँ कुछ दिनों के लिए घूमने आया हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ साउथ कोरिया चलो। मेरा वहाँ पर बिजनेस है, मैं वहाँ पर वेडिंग प्लानर का काम करता हूँ, तुम भी मेरे साथ काम करना, देखना नए माहौल में तुम्हें अच्छा लगेगा। वांग जी सुयांग को मना करता है लेकिन सुयांग वांग जी की कोई बात नहीं सुनता। वह वांग जी से कहता है, मैं तुम्हारे साउथ कोरिया जाने के पेपर्स तैयार करवाता हूँ, तुम मेरे साथ साउथ कोरिया जा रहे हो। तुम मेरे बचपन के दोस्त, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम्हें इस तरह यहाँ पर अकेला छोड़ नहीं जा सकता। ऐसा कहकर सुयांग रूम से बाहर चला जाता है। वांग जी देर कुछ सोचता है, फिर सोचता है कि हाँ,
सुयांग ठीक ही कह रहा है, उसे यहाँ से चला जाना चाहिए। अगर वह यहाँ रहेगा तो उसे विहिंग की यादें आएंगी, विहिंग की यादें उसे परेशान करती रहेंगी। यह सोचकर वह सुयांग को हाँ कर देता है। सुयांग जब यह सुनता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और वांग जी के साउथ कोरिया जाने के पेपर तैयार करवाने लगता है। दिन तो किसी तरह कट जाता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है वांग जी को शराब की तलब लगती है। उसे शराब पीने की इच्छा होती है, लेकिन वह सुयांग को कुछ नहीं कह सकता था। अगर उसे सुयांग को कुछ कहता तो सुयांग उसे मना कर देता। इसलिए वांग जी चुपके से सुयांग के अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है और अल्कोहल की दुकान ढूंढने लगता है। इधर उधर घूमने के बाद भी वांग जी को अल्कोहल की दुकान नहीं मिलती। वह इधर से उधर ढूंढता ही रहता है। वह थक हार कर एक पार्क के पास बैठ जाता है। तभी अचानक उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वांग जी इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी बच्चा दिखाई नहीं देता। तभी वांग जी को कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आती है। वांग जी देखता है कि एक कूड़ेदान के पास कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं। वांग जी जल्दी से वहां जाता है और देखता है कि वहां एक बच्चा खून में लथपथ था और कुत्ते उसके कपड़े को खींच रहे थे। यह देखकर वांग जी हैरान हो जाता है और जल्दी से उन कुत्तों को वहां से भगाने लगता है। कुत्ते वांग जी से डरकर वहां से भाग जाते हैं। वांग जी जल्दी से उस बच्चे को अपनी बाहों में ले लेता है। बच्चा बहुत रो रहा था। यह देखकर वांग जी भी रोने लगता है और सोचता है कि कौन ऐसे में बेरहम माँ बाप होंगे जिसने आज ही अपने जन्मे बच्चों को इस तरह कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। वांग जी उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, तुम्हें भी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया, मुझे भी सब लोगों ने अकेला छोड़ दिया, इसलिए अब हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। ऐसा कहकर वांग जी फिर से उस बच्चे को अपने गले से लगा लेता है। तभी अचानक जोरों से बारिश स्टार्ट हो जाती है। वांग जी जल्दी से अपनी शर्ट खोलकर उस बच्चे को ढक देता है। सुयांग को जब पता चलता है कि वांग जी उसके अपार्टमेंट में नहीं है तो सुयांग अपनी कार लेकर वांग जी को ढूंढने निकल पड़ता है। बीच रास्ते में उसे वांग जी एक पार्क में दिखाई देता है जो शर्ट खोलकर कुछ ढक रहा था। सुयांग जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलता है और वांग जी के पास जाता है तो देखता है वांग जी रो रहा है। वांग जी को इस तरह रोता देख सुयांग पूछता है, वांग जी क्या हुआ? तभी सुयांग की नज़र वांग जी के बाहों में जाती है जहाँ एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था। सुयांग जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, वांग जी ये बच्चा किसका है? वांग जी सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, ये बच्चा मेरा है, अब से ये बच्चा मेरा ही रहेगा, मैं इस बच्चे को किसी को नहीं दूंगा। तुम्हें पता है इसके माँ बाप ने इसको इस कूड़े के डब्बे में फेंक दिया था, ये आज ही जन्मा है। सुयांग जब यह सुनता है तो वह हैरान हो जाता है। वह वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी बहुत तेज़ की बारिश हो रही है, इस बच्चे को ठंड लग जाएगी, तुम इसे लेकर चलो, अब यहाँ रुकोगे तो बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। वांग जी जैसे ही यह सुनता है वह हाँ में सर हिलाता है और सुयांग के साथ उसके कार में आकर बैठ जाता है। सुयांग अपनी कार सीधे अपार्टमेंट में ले जाता है। वांग जी जब उस बच्चे को अपार्टमेंट में लेकर आता है तो वह बच्चा बहुत रो रहा था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था ये बच्चा इतना रो क्यों रहा है। सुयांग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम इस बच्चे को थोड़ा क्लीन कर दो, मैं डॉक्टर बुलाकर लाता हूँ और इसकी ज़रूरतों की चीज़ें भी लेकर आता हूँ। ये छोटा बच्चा है, इसको शायद भूख लगी होगी, इसलिए मैं हार्मोला मिल्क भी खरीद कर लाता हूँ। ऐसा कहकर सुयांग अपार्टमेंट से बाहर निकल। वांग जी जब उस बच्चे को क्लीन करता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उस बच्चे की शक्ल वांग जी से मिलती थी। वांग जी यह देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे ही बेटे हो। तभी वांग जी की नज़र उस बच्चे के सीने पर जाती है जहाँ पर एक निशान था। यह निशान देखकर वांग जी कहता है, ये शायद तुम्हारा बर्थ मार्क है, दिखने में एकदम हार्ट के शेप में है, ऐसा लग रहा है किसी ने तुम्हारे सीने पर हार्ट बना दिया हो। कुछ देर बाद सुयांग वापस आ जाता है, उसके साथ डॉक्टर भी था। डॉक्टर आकर उस बच्चे को चेक करता है और कहता है कि बच्चा अभी ठीक है, उसकी तबीयत ख़राब नहीं हुई, लेकिन तुम दोनों को इस बच्चे का ख्याल रखना होगा। उसके बाद डॉक्टर उन दोनों को सारी चीज़ें बताते हैं कि बच्चे का ख्याल किस तरह से रखना होगा। वांग जी और सुयांग हाँ में अपना सर हिलाते हैं। उसके बाद वांग जी उस बच्चे की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है कि अब से ये मेरा ही पास रहेगा, मैं इसका ख्याल रखूँगा। सुयांग कहता है, देखा मैंने कहा था ना, तुम्हें जीने की एक नई वजह ढूंढनी चाहिए, देखो तुम्हें जीने की नई वजह मिल गई तुम्हारे बच्चे के रूप में। वैसे तुमने इसका क्या नाम सोचा है? वांग जी जब अपने बच्चे की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, मैंने इसका नाम आयुआन सोचा है। सुयांग कहता है, ये बहुत अच्छा नाम है। डॉक्टर भी यह नाम सुनकर मुस्कुरा देता है। डॉक्टर कहता है कि आपने बहुत अच्छा नाम दिया है। ऐसा कहकर वह डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वांग जी फिर अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेकर खिलाने लगता है। तभी बच्चा फिर से रोने लगता है। वांग जी यह देखकर हैरान हो जाता है और सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, सुयांग ये तो फिर से रोने लगा। सुयांग कहता है, शायद इसको भूख लगी है,
मैं इसका मिल्क बनाकर लाता हूँ। ऐसा कहकर सोयांग सीधे किचन में चला जाता है और उस बच्चे के लिए मिल्क बनाकर लाता है। वांग जी उसे अपने हाथों से मिल्क फीड कराने लगता है। कुछ दिनों बाद सोयांग वांग जी और आयुआन के पेपर तैयार करवा लेता है साउथ कोरिया जाने के लिए, और वांग जी और आयुआन के साथ वह साउथ कोरिया चला जाता है। वांग जी साउथ कोरिया आके सोयांग के साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाने लगता है। सोयांग ने वांग जी को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया था। वांग जी के आने से सोयांग का बिजनेस बढ़ चला था। उसे बहुत प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि वांग जी के पास यूनिक आइडिया थे उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, जिसे सुनकर सोयांग बहुत खुश हो जाया करता था। इस तरह कब 5 साल बीत गए वांग जी को पता ही नहीं चला। वांग जी अपनी यादों से बाहर आता है और वह उस तस्वीर की तरफ देखने लगता है और फिर से उसे अपने वार्डरोब पे रख देता है और जाकर लेट जाता है। लगभग 1 हफ्ते बाद वांग जी आयुआन के कमरे में था। उसका सामान पैक कर रहा था। आयुआन बहुत खुश था। वह अपने ज़रूरतों की चीज़ें वांग जी को दे रहा था कि डैडा मुझे ये भी चाहिए, डैडा मुझे वो भी चाहिए। वांग जी मुस्कुरा रहा था और उसके सामानों को पैक कर रहा था। आयुआन कहता है, डैडा क्या सच में हम लोग चाइना जा रहे हैं? वांग जी आयुआन की तरफ देखता है और हाँ में अपना सर हिला लेता है। आयुआन बहुत खुश हो जाता है और बेड पर नाचने लगता है। वांग जी जब यह देखता है तो वह आयुआन से कहता है, आयुआन इस तरह बेड पर नहीं नाचते हैं, इस तरह कूदोगे तो तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। यह सुनता है तो वह वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं डैडा मुझे कुछ नहीं होगा, अगर गिरूंगा तो आप मुझे संभालोगे। आयुआन की बातें सुनकर वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हारी पैकिंग हो चुकी है, अब मुझे मेरी पैकिंग करनी है, चलो मेरी पैकिंग करने में मेरी हेल्प करो। आयुआन हाँ में अपना सिर हिलाता है और उसके बाद वांग जी के साथ जाकर वांग जी की पैकिंग करने में मदद करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोयांग अपनी कार लेकर वांग जी के घर के सामने आकर खड़ा हो गया था। वह वांग जी का बाहर इंतजार कर रहा था। कुछ देर में ही वांग जी अपने लगेज के साथ बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे आयुआन भी आ रहा था। आयुआन ने अपना लगेज पकड़ रखा था। यह देखकर सोयांग मुस्कुरा देता है क्योंकि नन्हे हाथों ने नन्हे से सूटकेस को पकड़ रखा था। सोयांग जल्दी से अपनी कार की डिक्की खोल देता है। वांग जी और आयुआन अपना सामान सोयांग के कार की डिक्की में रख देते हैं। उसके बाद आकर वह सोयांग के कार में बैठ जाते हैं। सोयांग भी कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है और कार को सीधे एयरपोर्ट की तरफ ले जाता है। वांग जी और आयुआन एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे। वह अपनी फ़्लाइट का इंतजार कर रहे थे। तभी मियान मियान वहाँ पर भागकर आती है और कहती है, मुझे देर तो नहीं हो गई। वांग जी जब मियान मियान को देखता है तो अपना मुँह बना लेता है और सोयांग की तरफ देखकर कहता है, मियान मियान भी क्या हमारे साथ जा रही है? सोयांग हाँ में अपना सर हिला लेता है। वांग जी जब यह देखता है तो वह गुस्से में अपने आइज़ रोल कर लेता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। मियान मियान जल्दी से आकर आयुआन के पास बैठ जाती है और आयुआन को अपनी लैप पर बिठा लेती है। वांग जी यह देखकर गुस्से में मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, आयुआन अब छोटा बच्चा नहीं है, उसे अपने गोद से उतारो। जब मियान मियान यह देखती है तो वह मुस्कुरा देती है और कहती है, आयुआन अभी भी छोटा है, वो सिर्फ 5 साल का बच्चा है, अभी भी मेरी गोद में बैठ सकता है। वांग जी जब यह सुनता है तो वह अपना मुँह बना लेता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद ही चाइना की फ़्लाइट का अनाउंसमेंट हो जाता है। वांग जी जब यह सुनता है तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। उसका मन कर रहा था कि वह चाइना ना जाए, लेकिन उसे जाना पड़ रहा था, इसलिए वह ना चाहते हुए भी चाइना की फ़्लाइट पर चढ़ जाता है। कुछ ही घंटों में उनकी प्लेन चाइना में लैंड करता है। वांग जी जब प्लेन से बाहर आ रहा था तो उसका दिल अभी भी ज़ोरों से धड़क रहा था। वह अपने चारों तरफ देखने लगता है और कहता है कि मैं फिर से वहीं वापस आ गया। सोयांग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी क्या तुम होटल जाकर रेस्ट करना चाहते हो या जहाँ पर शादी है वहाँ पर जाना चाहते हो? वहाँ पर हमारे रहने के लिए पहले से इंतज़ाम कर दिया है। वांग जी जब यह सुनता है तो कहता है कि हमें वेडिंग वेन्यू पे ही जाना चाहिए, बेफजूल में होटल में जाकर क्यों रुके। सोयांग जब ये सुनता है तो कहता है, ठीक है, मैं अभी उनको फ़ोन कर देता हूँ कि हम आ रहे हैं। वांग जी सोयांग और म्यानमार एयरपोर्ट से निकलकर सीधे वहीं पहुंचते हैं जहां वेडिंग होने वाली थी। वह एक बहुत सुंदर मेंशन था। वांग जी जब इस मेंशन को देखता है तो वह कुछ याद करने लगता है। इस मेंशन को उसने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि इस मेंशन को उसने पहले कहाँ देखा है। सोयांग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी अब हमें उतरना होगा, हम शादी वाले जगह पे पहुंच गए हैं। वांग जी हाँ में अपना सर नोट करता है और आयुआन को लेने जाता है। आयुआन म्यानम्यान के गोद में ही सो गया था। म्यानम्यान कहता है, तुम दोनों चलो, मैं आयुआन को लेकर आती हूँ। वांग जी जब यह सोचता है सोयांग के साथ बाहर आ जाता है। वांग जी को लेकर पर्सन के अंदर जाने लगता है। चलते चलते अचानक वांग जी की नज़र एक पे पड़ती है। वह पर्सन भी वांग जी की तरफ देख रहा था और वांग जी भी उस पर्सन की तरफ देख रहा था। तभी अचानक वांग जी धीरे से बोलता है, विहिंग।
सुयांग वांग जी की तरफ देखता है और एक बार विहिंग की तरफ देखता है और फिर मुस्कुरा देता है और कहता है, वांग जी, ये वही पर्सन है जिनकी कराने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। वांग जी कुछ कहने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वह विहिंग के पास आकर खड़ी हो जाती है और विहिंग के हाथों में अपना हाथ दे देती है और उन लोगों की तरफ देखती है और कहती है, तुम लोग आ गए, मैं कब से तुम लोगों का वेट कर रही थी। आप लोग अपना काम अच्छे से करिए, इसलिए तो मैंने आप लोगों को स्पेशली कोरिया से चाइना बुलाया है। सुयांग जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, जी मैम, आपको हम शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। वांग जी अभी भी विहिंग की तरफ और विहिंग अभी भी वांग जी की तरफ देख रहे थे, लेकिन दोनों के जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। तभी वहाँ पर मियान मियान आ जाती है। उसने आयुआन को बिल्कुल इंडियन देसी मोम की तरह गोद में ले रखा था। आकर सीधे वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, हस्बैंड, आप मुझे छोड़कर वहाँ आ गए, आपका बेटा सो रहा है, इसको संभालना होगा। ऐसा कहकर वह आयुआन को वांग जी की बाहों में दे देती है। सुयांग जब यह सुनता है तो वह अजीब सा फेस बनाता है और मन में सोचता है, आज तो मियान मियान गई, इसने सबके सामने वांग जी को हस्बैंड कहा है, वांग जी तो इसे नहीं छोड़ने वाला। मियान मियान जल्दी से वांग जी के पास खड़ी हो जाती है और उसने भी उस लड़की की तरह वांग जी के हाथों को भी अपने हाथों में ले लिया था। वांग जी हैरानी से मियान मियान की तरफ देख रहा था। मियान मियान अपने आंखों के इशारे से वांग जी को कहती, वांग जी समझ जाता है, इसलिए वह कुछ नहीं कहता। मियान मियान उन लोगों की तरफ देखती है और कहती है, प्लीज़ आप लोग बताएंगे हमारा रूम कहाँ है, मेरा बच्चा अभी सो रहा है, वह थक चुका है। सुयांग जब यह देखता है तो वह अपने सर पर हाथ मारता है और अपने मन में सोचता है, आज तो वांग जी का ज्वालामुखी फट ही जाएगा, क्योंकि वांग जी को किसी का टच पसंद नहीं है और मियान मियान ने वांग जी को किस तरह से पकड़ रखा है। तभी वांग जी बीच में बोल पड़ता है कि यस मैम, सर, प्लीज़ आप लोग हमारा रूम बता दीजिए, मेरा बच्चा बहुत थका हुआ है, हम दोनों को भी रेस्ट की ज़रूरत है। वह लड़की जब यह सुनती है तो वह अपने सर्वेंट को इशारा करती है। सर्वेंट वांग जी और मियान मियान के पास आता है और कहता है, चलिए मैं आप लोगों को रूम दिखा देता हूँ। सर्वेंट आगे आगे चल रहा था, वांग जी उसके पीछे पीछे। वांग जी की बाहों में अभी भी आयुआन था और मियान मियान ने उसके हाथ को पकड़ रखा था। वांग जी मियान मियान को अभी कुछ नहीं कहता। सर्वेंट जब रूम दिखा देता है तो वांग जी मियान मियान को लेकर उस रूम के अंदर आ जाता है। रूम के अंदर आते ही मियान मियान जल्दी से आयुआन को वांग जी के बाहों से ले लेती है और उसे बेड पर लिटा देती है। उसके बाद वह वांग जी की तरफ देखती है। वांग की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। मियान मियान जल्दी से वांग जी के पास जाती है, कहती है, रो लो, जितना तुम्हें रोना है तुम रो सकते हो। वांग जी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगता है। वह जोर जोर से नहीं रो पाता क्योंकि आयुआन उसी कमरे में सो रहा था। मियान मियान भी वांग जी के पास बैठ जाती है। वांग जी रोते रोते मियान मियान के कंधे पर अपना सर रख लेता है। मियान मियान उसको कंसोल करने लगती है। इधर सुयांग विंग की तरफ देखता है और कहता है, सर मैम, मैं अपने स्टाफ को देखकर आता हूँ, उनका काम कितना हो चुका है और कितना बाकी है। ऐसा कहकर सुयांग भी वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली सुयांग ने अपने स्टाफ को पहले ही यहाँ भेज दिया था, इसलिए स्टाफ अपने काम पर लग चुके थे और सुयांग उनको देखने के लिए चला जाता है। सुयांग के वहाँ से जाते ही विहिंग उस लड़की की तरफ गुस्से से देखता है और अपने हाथ को उसके हाथों से दूर करता है और कहता है, वांगलिंग जाओ, मुझसे दूर रहा करो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे इस तरह टच मत किया करो, मुझे तुम्हारा टच पसंद नहीं है। वांग लिंगजाओ मुस्कुरा देती है और कहती है, अभी कुछ दिनों में हमारी सगाई और शादी होने वाली है, फिर तुम मुझसे दूर कैसे रहोगे। हिंग वांग लिंगजाओ की तरफ गुस्से से देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं कहता। वह वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और कमरे का दरवाज़ा जोर से पटक कर बंद कर देता है। वांग लिंगजाओ जब यह दिखती है तो वह डर जाती है। विंग रूम के अंदर आते ही रूम के सामान को तोड़ने लगता है और रोने लगता है और कहता है, तुमने शादी कर ली, तुम्हारा एक बच्चा है, तुम इस तरह कैसे मुझे भूल सकते हो। मैं तुम्हें नहीं भूल पाया हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मुझे भूल चुके हो। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी। ऐसा कहकर विंग अपने बेड पर आकर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी यादों में खो जाता है। एक्चुअली जब विंग ने वांग जी को पहली बार देखा था तभी विंग को वांग जी पसंद आ गया था, इसलिए उसने देखा कि वांग जी उसकी सीट पर बैठा है, लेकिन विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग जानबूझ के वांग जी से झगड़ा करना चाहता था, लेकिन टीचर के आ जाने की वजह से विंग झगड़ा नहीं कर पाता। लेकिन वांग जी का अच्छा नेचर देखकर विंग उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिसे वांग जी ने एक्सेप्ट कर लिया था। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और उन दोनों में प्यार हो गया। विंग के लिए वो 2 साल जो वांग जी के साथ बिताए थे वह सबसे हसीन पल थे। रात जब वांग जी ने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और वांग जी को होश नहीं था तो विंग वांग जी को लेकर उसके अपार्टमेंट में था।
वांग जी विंग से बार बार आई लव यू कह रहा था। वांग जी आई लव यू कह रहा था। अपने में पहुंचने के बाद विंग जब वांग जी को उसके बेडरूम में ले जाता है तब वांग जी विंग को कस के अपने करीब करता है और उसे किस करने लगता है। विंग पहले वांग जी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी उसे छोड़ता ही नहीं। धीरे धीरे विंग को वांग जी का किस अच्छा लगने लगता है और वह वांग जी के किस में मेल्ट होने लगता है। किस करते करते कब वह दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे और एक दूसरे को नेकेट करने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। उसके बाद उन दोनों के बीच एवरीडे मीन्स एवरी डे स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग की आँख सबसे पहले खुलती है। विंग जब आंखें खोलता है तो वह देखता है वांग जी उसके पास नेकेट लेटा हुआ है। वांग जी को इस तरह देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह जल्दी से उठकर बैठ जाता है तो वह देखता है कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। विंग जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है तो उसकी मॉम थी। विंग अपनी मॉम से बात करता है तो मॉम उसकी गुस्से में थी और कहती है विंग तुम जहाँ कहीं भी हो इसी वक्त घर वापस आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग जब अपनी माँ की इतनी गुस्से में भरी आवाज़ सुनता है तो वह कहता है कि ठीक है मॉम मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और वांग जी की तरफ देखता है। फिर से वह एक स्माइल देता है और वांग जी के फोरहेड पर आकर किस करके वह जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वांग जी के अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। जैसे ही अपने मेंशन के अंदर पहुँचता है देखता है उसके मॉम और डैड लिविंग रूम में बैठे हैं। विंग जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम जब विंग को देखती है तो गुस्से में खड़ी हो जाती है और विंग को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। जल्दी से अपने गाल पर हाथ रखता है। उसकी मॉम गुस्से से देखती है और कहती है विंग तुम सारी रात कहाँ थे। विंग यू की तरफ कहता है मैं अपने एक फ्रेंड्स के साथ था। विंग की मॉम जब यह सुनती है तो कहती है फ्रेंड्स के साथ थे या बॉयफ्रेंड के साथ। विंग जैसे ही यह सुनता है तो वह घबराते हुए मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है एक्चुअली मॉम मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही था। मैडम यू जैसे ही यह सुनती है तो वह विंग को एक जोरदार थप्पड़ फिर से मारती है। विंग अपने गाल पर फिर से हाथ रख लेता है और मैडम यू की तरफ देखने लगता है। मैडम यू कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने अपने लिए एक बॉयफ्रेंड बना रखा है। तुम्हें पता है तुम एक लड़के हो और वह एक लड़का है, तुम दोनों एक दूसरे से कैसे प्यार कर सकते हो, तुम्हें उसे भूलना होगा। विंग जब यह सुनता है तो रोते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मॉम ऐसा मत कहिए, मैं वांग जी से और वांग जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। मैडम यू जब यह सुनती है तो वह विंग से अपने हाथ को दूर करती है और गुस्से से विंग की तरफ देखती है और एक डेविल स्माइल देती है और कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, तो फिर तो एक दूसरे के लिए मर भी सकते हो। विंग जब यह सुनता है तो अपनी माँ की तरफ हैरानी से देखने लगता है और घबराते हुए अपनी माँ से कहता है मॉम आपके कहने का मतलब क्या है। मैडम यू विंग की तरफ देखकर एक स्माइल देती है और कहती है कि तो फिर तो तुम्हारे लव को मरना होगा, तुम्हारे लवर को मरना होगा। अगर विंग तुम अपने वांग जी को जिंदा देखना चाहते हो तो उससे दूर रहो, उसके करीब जिस दिन तुम गए मैं उसे मरवा दूंगी। तुम जानते हो अच्छी तरह कि मैं ये कर सकती हूँ। अगर मैंने किसी दिन भी तुम्हें तो वह वांग जी का आखिरी दिन होगा। ऐसा कहकर मैडम यू विंग के करीब जाती है और विंग के हाथ से उसका फ़ोन लेती है और उसे ज़मीन पर ज़ोर से पटक देती है जिससे विंग के फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। विंग के आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मैडम यू अपने गार्ड्स को बुलाती है और कहती है अगर विंग इस मेंशन से बाहर गया तो मैडम यू से बुरा कोई नहीं होगा, मैडम यू उन लोगों की खाल उधेड़ देगी। बॉडीगार्ड्स जब यह सुनते हैं तो हाँ में अपना सर हिलाते हैं। इसके बाद मैडम यू विंग की तरफ देखती है और विंग के करीब आती है और विंग का हाथ पकड़कर उसे उसके रूम में ले जाकर धक्का दे देती है और कहती है कि आज के बाद तुम इसी रूम में रहोगे, तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगे, जिस दिन मैं कहूँगी उसी दिन तुम इस रूम से बाहर निकलोगे। ऐसा कहकर मैडम यू रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। मैडम यू गुस्से में आकर वापस लिविंग रूम में बैठ जाती है। जियांग फैमिया बहुत देर से सब कुछ देख रहे थे लेकिन वह अपनी वाइफ के आगे कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि उन्हें पता है उनकी वाइफ बहुत गुस्से वाली है। अगर उन्होंने कुछ कहा तो वह उन पर भी गुस्सा करेगी। इसलिए जियांग फैमिया मैडम यू के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं तुमने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया है विंग पर, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैडम यू जियांग फैमिया की तरफ देखती है और कहती है तुमने देखा ना तुम्हारे लड़के ने क्या किया है, उसने कहा है कि वह उस लड़के से प्यार करता है, मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगी।
मैं उन दोनों को कभी भी एक होने नहीं दे सकती। इससे हमारी कितनी बदनामी होगी, तुमने कभी सोचा है? अगर किसी को यह पता चला कि हमारे छोटे बेटे ने एक लड़के से प्यार किया है और उसके साथ रहना चाहता है, तो यह समाज हमें क्या कहेगा? लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुमने विहिंग पर कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर दी है? तुम उसे आराम से भी तो बता सकती थी या समझा सकती थी। तुमने जो रास्ता अपनाया है, अगर उस तरह से हमारे बेटे ने कुछ कर लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ दिन उस लड़के से दूर रहेगा तो हमारे बेटे को अपनी अकल आ जाएगी। उसे बस उस लड़के से दूर रखना है। ऐसा कहकर मैडम यू वहाँ से चली जाती है। जियांग फेमिया मैडम यू को जाता हुआ देखते हैं और अपना सर सेक करते हैं और अपने मन में सोचते हैं, कहीं कुछ दिन के बाद से मैडम यू ने विहिंग को हमेशा अपने नज़रों के आसपास ही रखा। विहिंग को मेंशन से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। उधर वांगजी विहिंग की तलाश में हमेशा मेंशन के बाहर आकर वॉचमैन से पूछताछ किया करता था। विहिंग अपने विंडो से वांगजी को आता देखता था तो उसकी आंखों से आंसू बहते थे। दिन वॉचमैन मैडम यू को आकर बताता है कि रोज़ एक लड़का यहाँ पर आता है और यंग मास्टर के बारे में पूछताछ करता है। मैं रोज़ ही उससे झूठ बोलता हूँ, लेकिन अब मैं तंग आ चुका हूँ। आप कुछ कीजिए। मैडम यू जब यह सुनती है तो वह गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेती है और कहती है, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर वह सीधे विंग के कमरे में जाती है। विंग अपने कमरे में अभी रो रहा था। मैडम यू उसके पास जाती है तो देखती है कि विंग के हाथ में उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर है। मैडम यू उस तस्वीर को देखे ही विंग के हाथ से छीन लेती है और उसको फाड़कर टुकड़ों में फेंक देती है और कहती है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के भी मैं इतने ही करूं? विंग जब यह सुनता है तो अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। कहता है, आपने मुझसे वादा किया है, मैं उससे दूर रह रहा हूँ, मैं उसके पास नहीं जा रहा हूँ, तो आप ऐसा क्यों कह रही है? मैडम यू जब यह सुनती है तो वह एक डेविल स्माइल देती है और कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड रोज़ आकर मेंशन के बाहर खड़ा होकर तुम्हारी पूछताछ करता है। तुम्हें उसे रोकना होगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि वह तुमसे नफरत करने लगे। विंग जब यह सुनता है तो कहता है, नहीं मॉम, मुझसे ऐसा नहीं होगा। आप कुछ और कहिए, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। मैडम यू गुस्से से विंग की तरफ देखती है और कहती है, अच्छा, तुम कुछ नहीं करने वाले, तो ठीक है। आज जब वह मेंशन के बाहर खड़ा होगा और जब वह वापस जाने वाला होगा, तब एक बड़ी सी ट्रक आएगी और उसे उड़ा देगी। विंग जब यह सुनता है तो डर जाता है। वह जल्दी से अपनी माँ के पैरों के पास आकर बैठ जाता है और पैर पकड़ लेता है और कहता है, नहीं मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आप उसे नहीं मार सकती। मैडम यू जब विंग को इस तरह रोता देखती है तो वह मुस्कुरा देती है और कहती है, ठीक है, तो तुम वैसा करोगे जैसा मैं कहूँगी। ऐसा कहकर वह उस कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके बाद मैडम यू के कहने पर ही विंग ने वांगजी को नियसेंग के जरिए क्लब में बुलवाया था और उसके सामने लड़की के साथ फ्लर्ट करने के नाटक कर रहा था। वह वांगजी से सख्ती से बात कर रहा था और उसे बहुत गलत भी कहा, जिस वजह से वांगजी बुरी तरह से टूट गया था। विंग अंदर से रो रहा था, लेकिन वांगजी के सामने वह एकदम स्ट्रॉन्ग बन के खड़ा था। वांगजी जब वहाँ चला जाता है तो विंग वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है। विंग अपने अतीत को याद करके रो ही रहा था कि तभी अचानक उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और मैडम यू अंदर आती है। मैडम यू जब रूम की ऐसी हालत देखती है तो वह बोलती है, यह क्या है? तुमने रूम की हालत ऐसी क्यों कर रखी है? विंग गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, मॉम, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैडम यू जब यह सुनती है तो वह गुस्से से विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहते? वांग लिंगजाओ एक अच्छी लड़की है, वो तुम्हें प्यार भी करती है, तो तुम उससे शादी करने से इनकार कैसे कर सकते हो? आप समझने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ वांग लिंगजाओ की लाइफ बर्बाद कर रही हैं और कुछ नहीं। मैं वांग लिंगजाओ को उस तरह से प्यार नहीं दे पाऊँगा, मैं उसको उसके राइट्स नहीं दे पाऊँगा। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। मैडम यू जब यह सुनती है तो गुस्से से विंग की तरफ देखती है और कहती है, हम दोनों के परिवार में बहुत अच्छा रिलेशन है। वांग लिंगजाओ तुम्हें बचपन से प्यार करती है। उसके फादर ने जब तुम्हारे लिए वांग लिंगजाओ का रिश्ता मांगा तो मैं मना नहीं कर पाई। हम दोनों को इस रिश्ते से बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तुम अब ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ। विंग जब अपनी माँ की यह बातें सुनता है तो माँ की तरफ देखता है और कहता है, मॉम, आप मेरा अतीत अच्छी तरह से जानती हो। मैं अपना अतीत कभी नहीं भूल सकता। आप इस तरह क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तुम वांग लिंगजाओ को प्यार करो ना करो, शादी तो तुम्हारी वांग लिंगजाओ के साथ ही होगी। ऐसा कहकर मैडम यू कमरे से जाने लगती है। फिर वह विंग की तरफ देखती है और कहती है, अपने आप को तैयार करो, 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई है और उसके 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी। तब तक तुम खुद को तैयार कर लो। ऐसा कहकर मैडम यू कमरे से बाहर निकल जाती है। विंग फिर से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। मैडम यू जब अब
विंग के कमरे से बाहर आती है तो देखता है कि सुयांग अपने स्टाफ को काम समझा रहा था। मैडम यू सुयांग के पास जाती है और कहती है, तुमने अपने स्टाफ को सारा काम अच्छे से समझा दिया? सुयांग मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, जी मैम, मैंने सब समझा दिया है। तभी मियान मियान और वांगजी भी रूम से बाहर आ जाते हैं। मैडम यू उन दोनों की तरफ देखती है और सुयांग से पूछते हैं, ये दोनों कौन हैं? सुयांग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, ये हमारा क्रिएटिव डायरेक्टर है। एक्चुअली मैडम यू ने कभी वांगजी को देखा ही नहीं था, इसलिए वह वांगजी को पहचान नहीं पाई। अगर मैडम यू को पता चलता यही वांगजी है और विंग का बॉयफ्रेंड है तो मैडम यू तो वांगजी को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देती। लेकिन मैडम यू वांगजी की तरफ मुस्कुरा देती है और कहती है, मेरे बेटे की शादी है, अच्छी तरह घर को सजाना। वांगजी हाँ में अपना सर हिला देता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद मैडम यू वहाँ से चली जाती है। सुयांग वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी की आंखें लाल थी। सुयांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वांगजी को अचानक हुआ क्या है। वह वांगजी के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, क्या सब कुछ ठीक है? तुम्हारी आंखें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत रोए हो, क्या हुआ है तुम्हें? वांगजी कुछ भी नहीं कहता। फिर सुयांग मियान की तरफ देखता है और इशारे में पूछता है, क्या हुआ? मियान मियान भी इशारे में सुयांग की तरफ देखती है और बताती है, कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद उनके पास एक सर्वेंट आता है और कहता है, मैम ने आप लोगों को उनके साथ डिनर करने को कहा है, रात को डिनर पर आप लोग डिनर टेबल पर आ जाइएगा। ऐसा कहकर सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। वांगजी मियान मियान की तरफ देखता है। मियान मियान इशारे से समझाती है, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। तो वांगजी कुछ भी नहीं कहता और सीधे अपने रूम में चला जाता है। डिनर टाइम पर सभी लोग डिनर टेबल पर आ चुके थे। मैडम यू, जियांग फेमिया, जियांग यानली, जियांग चैंग और जियांग यानली का बेटा जिंगलिंग, सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। विंग अभी तक नहीं आया था तो मैडम यू अपने एक सर्वेंट की तरफ देखती है और कहती है, विंग को बुलाकर लेकर आ। तो सर्वेंट नोट करता है और विंग को बुलाने उसके कमरे में चला जाता है। इतने में सुयांग भी वहाँ आ जाता है। सुयांग को देखकर मैडम यू कहती है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है? सुयांग मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, शायद अपने रूम में होगा, मैं अभी कॉल करके उसे बुलाता हूँ। ऐसा कहकर सुयांग वांगजी को कॉल लगा देता है। वांगजी मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, मियान मियान हमें डिनर पर बुला रहे हैं। मियान मियान कहती है, तो चलो हम चलते हैं। ऐसा कहकर वह वांगजी का हाथ पकड़ती है। वांगजी मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे क्लोज नहीं आ रही हो। मियान मियान जब वांगजी की बात सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है, मैं अपने हस्बैंड के क्लोज नहीं जाऊंगी तो किसके क्लोज जाऊंगी? ऐसा कहकर मियान मियान आयुआन की तरफ देखती है। आयुआन इस वक्त टॉय के साथ खेल रहा था। मियान मियान जाकर जल्दी से आयुआन के पास बैठ जाती है और आयुआन से कहती, आयुआन जब तक हम लोग चाइना में हैं तुम्हें मुझे मॉम कहकर बुलाना होगा। ऐसे ही आयुआन यह सुनता है तो वह हैरान हो जाता है और मियान मियान की तरफ देखने लगता है। तभी वांगजी कहता है, हाँ आयुआन, जब तक हम लोग चाइना में हैं तब तक तुम मियान मियान को मॉम कहकर बुलाओगे। आयुआन वांगजी की बात पर भी हैरान हो जाता है। वह हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी कहता है, अगर तुमने मियान मियान को मॉम कहा तो मैं रोज़ तुम्हें चॉकलेट दूंगा। आयुआन जब यह सुनता है तो वह मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं तो हमेशा से इनको मॉम कहना चाहता था, लेकिन आप ही तो मुझे डांटते थे कि मियान मियान को आंट कहूँ, मॉम नहीं। वांगजी जब यह सुनता है तो वह जाकर आयुआन के पास बैठ जाता है और कहता है कि हाँ, लेकिन अब जब तक हम लोग चाइना में हैं तब तक तुम मियान मियान को मॉम कहोगे। अब चलो, हमें डिनर के लिए बुलाया है। ऐसा कहकर वांगजी आयुआन को अपनी बाहों में उठा लेता है। मियान मियान भी वांगजी के साथ चलने लगती है। इधर वांगजी अपने रूम से बाहर निकल रहा था मियान के साथ। उधर सर्वेंट ने विहिंग को भी बुला दिया था। विहिंग भी अब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र वांगजी पर पड़ती है। वांगजी मियान मियान से कुछ बातें करते हुए आगे की तरफ जा रहा था। यह देखकर विहिंग की आंखों में फिर से एक बूंद आंसू आ जाते हैं। विहिंग जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लेता है। वांगजी और विहिंग दोनों ही एक साथ डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं। वांगजी एक नज़र विहिंग को देखता है और फिर मियान मियान की तरफ देखने लगता है। मियान मियान वांगजी की तरफ देखकर एक स्माइल देती है। मैडम यू की नज़र जब वांगजी पर पड़ती है तो वांगजी को बैठने को बोलती है। वांगजी मियान मियान को भी बैठने का इशारा करता है। उसके बाद वह दोनों बैठ जाते हैं। आयुआन के लिए भी एक चेयर लाया जाता है। आयुआन की तरफ देखकर मैडम यू कहती है, ये आपका बेटा है? वांगजी हाँ में अपना सर हिलाता है। मैडम यू कहती है, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। वांगजी कहता है, हाँ मेरा बेटा है तो मेरी तरह ही दिखेगा ना। अब तक विहिंग भी अपने चेयर पर बैठ चुका था। विहिंग और वांगजी की चेयर आमने सामने थी। विहिंग एक नज़र वांगजी की तरफ और एक नज़र आयुआन की तरफ देख रहा था। सचमुच आयुआन बिल्कुल वांगजी की तरह था। यह सोचकर विहिंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। क्योंकि मियान मियान वांगजी के साथ हर पल थी तो मैडम यू वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, क्या ये आपकी वाइफ है? वांगजी एक बार विहिंग की तरफ देखता है और फिर उसके बाद मैडम यू की तरफ देखकर हाँ में अपना सर हिलाता है। सुयांग जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है?
अब तक जब हम साउथ कोरिया में थे तब तक म्यानम्यान अगर वांग जी के करीब आती थी तो वांग जी गुस्सा करता था, लेकिन आज सबके सामने झूठ बोल रहा है कि म्यानम्यान उसकी वाइफ है। कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, पता लगाना पड़ेगा। ऐसा कहकर सुयांग अपना सर खुजाने लगता है। उसके बाद मैडम यू अपने पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन वांग जी और सुयांग और म्यानम्यान से करवाते हैं। वांग जी अपना पूरा नाम नहीं बताता, वह सिर्फ अपना नाम लैनजैन बताता है, तो मैडम यू वांग जी को मिस्टर लैन कहकर बुलाती है। उसके बाद सब लोग अपना अपना डिनर स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी बार बार आयुआन को खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। म्यानम्यान भी ऐसा ही कर रही थी, क्योंकि आयुआन वांग जी और म्यानम्यान के बीच बैठा हुआ था। सब लोग अपना डिनर कर रहे थे, लेकिन विहिंग अपना डिनर नहीं कर रहा था। बस वह अपने खाने की प्लेट में चम्मच चलाया जा रहा था और बार बार वांग जी, म्यानम्यान और आयुआन की तरफ देख रहा था, क्योंकि वह तीनों एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे। विहिंग का दिल अंदर से टूटा जा रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। सबका डिनर हो जाने के बाद जिंगलिंग जल्दी से आयुआन के पास आता है और कहता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आयुआन हाँ में अपना सर हिलाता है। तभी वांग जी कहता है, नहीं आयुआन, अभी रात हो रही है, तुम अभी इसके साथ नहीं खेल सकते, कल सुबह तुम खेल लेना। ऐसा कहकर वांग जी जिंगलिंग की तरफ देखता है और कहता है, बेटा हम लोग दूर से आए हैं ना, अभी आयुआन थका हुआ होगा, उसको नींद की ज़रूरत है, वह कल सुबह तुम्हारे साथ खेलेगा। ऐसा कहकर वांग जी आयुआन को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। म्यानम्यान भी वांग जी के पीछे वांग जी के रूम में जाने लगते हैं, लेकिन तभी सुयांग म्यानम्यान को बुलाता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। म्यानम्यान हाँ में अपना सर हिलाती है और सुयांग वहाँ से चला जाता है। म्यानम्यान भी सुयांग के पीछे पीछे जाने लगती है। सुयांग गार्डन में जाकर खड़ा हो जाता है। म्यानम्यान भी सुयांग के पास आ जाती है। सुयांग जब म्यानम्यान को देखता है और कहता है कि यहाँ चल क्या रहा है, म्यानम्यान सुयांग की तरफ देखती है और कहती है, तुमने वांग जी को यहाँ लाकर सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें पता ही ये घर किसका है? सुयांग कहता है, किसका है? यह विहिंग का घर है, वांग जी का पहला प्यार। सुयांग जब यह सुनता है तो वह हैरान हो जाता है और म्यानम्यान की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम बकवास कर रही हो? म्यानम्यान कहती है, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, यह विहिंग का घर है। मैंने वांग जी के पास विहिंग की तस्वीर देखी थी, इसलिए यहाँ आते वक्त मैं समझ गई थी, और वांग जी को तुम उसी की शादी के डेकोरेशन के लिए लेकर आए हो। वांग जी के लिए कितना तकलीफदायी है तुम्हें पता है? वांग जी रूम में जाकर बहुत रो रहा था। सुयांग हैरानी से म्यानम्यान की बातें सुन रहा था। वह म्यानम्यान से कहता है, तो वांग जी ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अभी इसी वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करता हूँ। म्यानम्यान जल्दी से सुयांग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, वांग जी ऐसा नहीं चाहता। वांग जी जानता है अगर तुमने अभी इसी वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। वांग जी चाहता है कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए और वांग जी वापस साउथ कोरिया चला जाए, लेकिन जब तक हम लोग यहाँ पर हैं मुझे वांग जी की वाइफ होने का नाटक करना पड़ेगा। सुयांग जब यह सुनता है तो गुस्से से म्यानम्यान की तरफ देखता है और कहता है, तुम चाहती हो कि मेरा दोस्त तकलीफ़ में रहे और मैं यहाँ शादियों की तैयारी करवाऊँ? ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी जाकर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करता हूँ। म्यानम्यान फिर से सुयांग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, यही वांग जी के लिए सही है। तुम्हारे दोस्त इतने सालों से तकलीफ़ झेल रहा है, अगर ये शादी हो जाएगी कम से कम वह अपने ट्रॉमा से बाहर आ जाएगा, कम से कम वह विहिंग को भूल जाएगा और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीने लगेगा। आज भी विहिंग उसकी यादों में बसा है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। सुयांग जब यह सुनता है तो वह म्यानम्यान से कुछ नहीं कहता, गुस्से में वहाँ से चला जाता है। म्यानम्यान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। म्यानम्यान जल्दी से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछती है और कहती है, वांग जी तुम बहुत तकलीफ़ में हो, मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी अपनी दिल की फीलिंग नहीं बताऊंगी। इसके बाद म्यानम्यान वांग जी के रूम में आती है। रूम में आकर देखती है कि वांग जी ने आयुआन को सुला दिया था। म्यानम्यान वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। वांग जी म्यानम्यान की तरफ देखता है और कहता है, तुम बेड पर सो जाना, मैं काउच पर सो जाऊँगा। ऐसा कहकर वांग जी पिलो और ब्लैंकेट लेता है और काउच पर जाकर लेट जाता है। म्यानम्यान जब यह देखती है तो वह मुस्कुरा देती है। उसके बाद वह वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद वह म्यानम्यान आयुआन के पास आकर लेट जाती है और आयुआन को हक करके सो जाती है। अगले दिन सुबह शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। वांग जी, म्यानम्यान और सुयांग मिलकर डेकोरेशन का काम करवा रहे थे। उधर जिंगलिंग आयुआन के साथ खेल रहा था। मैडम यू, जियांग यानली और जियांग चैंग शॉपिंग के लिए गए हुए थे। विहिंग अपने रूम में ही था। विहिंग अपने रूम से बाहर ही नहीं आता, क्योंकि उसे म्यानम्यान और वांग जी को देखकर जेलस फील हो रहा था, इसलिए वह सोचता है कि वह हमेशा अपने कमरे में ही रहेगा। विहिंग अपने कमरे में ही था। अचानक उसे प्यास लगती है
तो वह देखता है उसके कमरे में पानी ख़त्म हो चुका है। तो वह पानी लाने के लिए नीचे जाता है। वहाँ पर आइवान और जिंगलिंग दोनों ही खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक जिंगलिंग आइवान को धक्का दे देता है, जिससे आइवान नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। यह देखकर विंग जल्दी से आइवान के पास आता है और आइवान को अपने गोद में उठा लेता है और कहता है, क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लगी है? आइवान रोते हुए हाँ में अपना सर हिलाता है और अपनी कोहनी पे लगे हुए चोट को विंग को दिखाने लगता है। विंग जब आइवान के चोट को देखता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है। आइवान को सचमुच ज़्यादा ही चोट लग गई थी, उससे खून भी निकल रहा था, जिस वजह से आइवान के कपड़े भी ख़राब हो चुके थे। विंग आइवान को प्यार करता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी इस पर बैंडेज लगा देता हूँ। ऐसा कहकर विंग आइवान को अपने रूम में ले जाता है। विंग सबसे पहले आइवान के चोट को ट्रीट करता है, उसके बाद वह उस पर बैंडेज लगाता है और आइवान की तरफ देखता है और कहता है, अब तुम्हें दर्द हो रहा है? आइवान कहता है, हल्का हल्का। विंग देखता है कि आइवान के कपड़े तो गंदे हो चुके हैं। आइवान को अभी बात की ज़रूरत है, क्योंकि आइवान ने खेलते खेलते भी अपने कपड़े ज़्यादा ही गंदे कर लिए थे। विंग आइवान की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें तो अभी बात लेने की ज़रूरत है। वह विंग की तरफ देखता है और कहता है, अंकल मैं बात कैसे ले सकता हूँ, मेरे हाथ में तो चोट लगी है। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हें बात मैं दिलाता हूँ। ऐसा कहकर विंग आइवान के कपड़े खोलने लगता है। आइवान पहले शर्मा जाता है, लेकिन फिर वह विंग को कपड़े खोलने देता है। विंग जैसे ही आइवान के शर्ट को खोलता है तो वह जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, क्योंकि आइवान के बर्थ मार्क को देखकर विंग को कुछ याद आ जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आइवान जब विंग को रोता देखता है तो वह जल्दी से अपने नन्हे नन्हे हाथों से विंग के आंसुओं को पोंछ देता है और कहता है, अंकल आप क्यों रो रहे हो? विंग आइवान की तरफ देखता है और आइवान को जल्दी से गले से लगा लेता है और कहता है, कुछ नहीं बेटा, मुझे कुछ याद आ गया था। आइवान कहता है, अंकल आप तो मुझे बात दिलाने वाले थे ना, तो क्या बात नहीं दिलाओगे? विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं दिलाऊंगा। ऐसा कहकर वह आइवान को वॉशरूम में ले जाता है और आइवान को बात दिला देता है। आइवान को बात दिलाने के बाद विंग अपने एक सर्वेंट को बुलाता है और कहता है कि आइवान के रूम से आइवान के कपड़े लेकर आओ और आइवान के कुछ खाने के लिए भी लेकर आना। सर्वेंट विंग की बात सुनता है और हाँ में अपना सिर हिलाता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सर्वेंट आइवान के कपड़े और उसके लिए कुछ खाने के लिए स्नैक्स लेकर आता है। विंग स्नैक्स आइवान को देता है। आइवान जल्दी जल्दी खाने लगता है। यह देखकर विंग मुस्कुरा देता है। उसके बाद विंग आइवान को कपड़े पहनाता है। आइवान थक चुका था, इसलिए उसे नींद आ रही थी, तो वह विंग के बेड पर ही लेट जाता है। विंग भी उसको प्यार से थपकियाँ देकर सुलाने लगता है। उधर जिंगलिंग ने जब आइवान को धक्का दिया था तो वह डर गया था और डर के मारे वहाँ से भाग गया था, लेकिन उसे अभी भी डर लग रहा था, इसलिए वह सीधे वांगजी के पास जाता है और वांगजी से माफ़ी मांगता है और कहता है, अंकल मेरे वजह से आइवान को चोट लग गई है, मुझे माफ़ कर दो। जब वांगजी यह सुनता है वह घबरा जाता है। वह जिंगलिंग की तरफ देखता है और कहता है, आइवान इस वक्त कहाँ है? जिंगलिंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वो तो इस वक्त बी अंकल के रूम में है। वांगजी जब यह सुनता है तो जल्दी से वहाँ से विंग के कमरे के पास आ जाता है और विंग के रूम का डोर नॉक करने लगता है। विंग भी जाकर डोर खोलता है तो देखता है सामने वांगजी है। वांगजी को देखकर विंग हैरान हो जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मेरा बेटा यहाँ है। आइवान एक बार बेड की तरफ और एक बार वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी की नज़र भी आइवान पर पड़ती है, जो अभी सो रहा था। वांगजी जल्दी से आइवान के पास आता है और उसे बाहों में उठाने लगता है, लेकिन तभी विंग उसका हाथ रोक लेता है और कहता है, वो अभी अभी सोया है, उसे सोने दो, इस तरह उठाओगे तो वह रोने लगेगा। वांगजी जब यह सुनता है तो वह रुक जाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है सर, जब मेरा बेटा जाग जाएगा तो उसे मेरे पास भेज देना। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग कहता है, वांगजी रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांगजी जब विंग के मुंह से अपना नाम सुनता है तो वह वहीं पर रुक जाता है और विंग की तरफ मुड़कर देखता है और कहता है, जी कहिए सर, क्या बात करनी है आपको मुझसे? अपने लिए सर शब्द सुनकर विंग को बहुत तकलीफ़ होती है। वह वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी तुम्हें आइवान कहाँ मिला? वांगजी जब यह सुनता है तो हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, आइवान मेरा बेटा है। हाँ, आइवान तुम्हारा ही बेटा है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आइवान तुम्हें कहाँ मिला? क्या मॉम ने उसे तुम्हें दिया था?
वांगजी विहिंग की अजूबी और गरीब बातों को सुनकर वह हैरानी से विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो? आयुआन मेरा बेटा है, मेरे और म्यान म्यान का। विहिंग जब यह सुनता है तो गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, म्यान म्यान आयुआन की माँ नहीं है, आयुआन को मैंने जन्म दिया है। वांगजी जब यह सुनता है तो हैरानी से विहिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, विहिंग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कैसी बात कर रहे हो? आयुआन मेरे और म्यान म्यान का बेटा है। विहिंग जब यह सुनता है तो गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, म्यान म्यान उसकी माँ कैसे हो सकती है जब मैंने उसे जन्म दिया है? आयुआन मेरा और तुम्हारा बेटा है। वांगजी जब यह सुनता है तो हैरानी से विहिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? आयुआन तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? तुम उसे जन्म कैसे दे सकते हो? तुम एक लड़के हो, तुम लड़के होकर उसे जन्म कैसे दे सकते हो? और दूसरी बात, हम दोनों के बीच वो सब कब हुआ जिस वजह से तुम प्रेग्नेंट हुए? विहिंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? हमारे बीच सब कुछ हो चुका था। तुम्हें याद है जब हमारा कॉलेज का लास्ट डे था और हमारे फ्रेंड्स ने पार्टी दी थी और वहाँ पर तुमने गेम खेला था और तुम हार गए थे, जिस वजह से तुम्हें अल्कोहल पीना पड़ा था। मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट में ले गया था। उस दिन हमारे बीच सब कुछ हो गया था। वांगजी जब यह सुनता है तो वह चौंक जाता है और विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या उस रात हमारे बीच कुछ हुआ था? तो क्या वो एक ड्रीम नहीं था? मैं इतने सालों से उसे सिर्फ ड्रीम समझ रहा था। वांगजी फिर हैरानी से विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, अगर हुआ भी था तो तुम एक मेल हो, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ये मजाक करना मेरे साथ बंद करो। ऐसा कहकर विहिंग जब वांगजी की बातें सुनता है तो वह रोने लगता है और कहता है, वांगजी मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? आयुआन मेरा ही बेटा है, मैंने उसे जन्म दिया है। मॉम ने कहा था कि वो मर चुका है लेकिन वो जिंदा है, वो तुम्हारे पास है। वो तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? मुझे बताओ वांगजी, मुझे जानना है कि मेरा बेटा तुम्हारे पास कैसे पहुंचा। वांगजी विहिंग की बातें सुनता है तो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है और याद करने लगता है कि उसे आयुआन तो डस्टबिन में मिला था जहाँ कुत्ते उसे खाने वाले थे। यह याद करते ही वांगजी का गुस्सा बढ़ जाता है और वह विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? आयुआन मेरे और म्यान म्यान का बेटा है और तुम उस रात की बात कह रहे हो। उस रात का मुझे कुछ भी याद नहीं है कि हमारे बीच कुछ हुआ था कि नहीं। दूसरे दिन से ही तुमने मुझे इग्नोर करना चालू कर दिया था और जब मैं तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने मुझे बहुत बातें सुनाई थी। मुझे आज भी तुम्हारी वो बातें मेरे दिल पर चुभती है। मैं उन बातों को कभी नहीं भूल पाया। विंग इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे बेटे को दो, मुझे उसे लेके जाना है। म्यान म्यान उसका इंतज़ार कर रही होगी। ऐसा कहकर वांगजी आयुआन को अपनी बाहों में लेने जाता है, लेकिन तभी विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरा यकीन करो वांगजी, आयुआन को मैंने ही जन्म दिया है। तुम्हें मैं सब बताता हूँ, मैंने तुम्हें क्यों इग्नोर किया था। जब उस रात को हम दोनों के बीच वह सब कुछ हुआ तब मैं घर वापस आया तो मेरी मॉम को पता चल गया था कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ और तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मॉम बहुत गुस्सा हुई थी। मॉम ने कहा था कि तुमसे मैं दूरियां बना लूं, लेकिन मैंने जब मना किया तो उन्होंने तुम्हें मारने की धमकी दी थी। मुझे इस घर में कैद कर लिया था। तुम रोज़ ही मेरे मेंशन में मेरी पूछताछ करने आते थे। मैं हमेशा विंडो से तुम्हें देखा करता था। कभी कभी लगता था कि मैं तुम्हारे पास चला जाऊं, लेकिन मुझे मेरी माँ की धमकी याद आती थी, अगर मैं तुम्हारे करीब गया तो माँ तुम्हें मार डालेगी। इसलिए मैं तुमसे दूर रहा करता था। लेकिन 2 महीने लगातार तुम रोज़ ही आते थे, जिस वजह से माँ तंग आकर मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि तुम मेरी ज़िंदगी से खुद ब खुद निकल जाओ। इसलिए उस दिन क्लब में मैंने वो सब नाटक किया, वो रियल नहीं था वांगजी। ऐसा कहते हुए विंग रोने लगता है। वांगजी हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है। दिन के बाद से तुम अचानक ही गायब हो गए। मैंने न्यू सॉन्ग को तुम्हें ढूंढने को कहा। लगभग 2 महीने बाद अचानक मैं अपने रूम में बेहोश हो गया। मॉम मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। तब मुझे पता चला कि मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, जिस वजह से मॉम मुझ पर बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने मेरा अबॉर्शन कराने की भी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि 4 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, अब ऑपरेशन नहीं हो सकता। अगर हुआ तो मेरी जान को खतरा है। मॉम नहीं चाहती थी कि मेरी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को भी पता चले, यहाँ तक कि उन्होंने घर में भी किसी को नहीं बताया था। वो मुझे दूसरी सिटी ले गई। वहाँ पर ही मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया था। मेरा यकीन करो वांगजी, जब मेरा बच्चा जन्मा था तब वह जिंदा था। नर्स ने मुझे दिखाया भी था। उन्होंने कहा था कि मुझे एक लड़का हुआ है। जब मैंने अपने बच्चे का चेहरा देखा तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। मैं यह देखकर खुश हो गया। मैंने नर्स से कहा भी था कि मेरे बच्चे की एक पिक लो इसी हालत में।
जब उसके फादर मुझे मिलेंगे तो मैं उन्हें ये दिखाऊंगा। इसलिए नर्स ना चाहते हुए भी, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल अलाउ नहीं था, फिर भी उसने चुपके से मेरे बच्चे की फ़ोटो ली थी। ऐसा कहकर विंग जल्दी से अपना मोबाइल वांगजी को दिखाने लगता है। वांगजी जब आयुआन की बचपन की फ़ोटो देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि आयुआन को जब उसने उठाया था कचरे के डिब्बे में से, तब आयुआन बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। वांगजी हैरानी से फिर विंग की तरफ देखने लगता है। लेकिन बच्चे के बर्थ के कुछ समय बाद ही मैं बेहोश हो गया था। लगभग 2 दिन बाद मुझे होश आया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी मॉम मेरे पास बैठी हैं। मैंने मॉम से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो मॉम ने कहा कि वह मर चुका है, वो पैदा होते ही मर चुका था। जब मैंने यह सुना तो मैंने कहा था कि वो तो जिंदा था, मैंने उसकी आवाज़ भी सुनी थी। लेकिन तब मॉम ने कहा था हाँ, जब वो पैदा हुआ था जिंदा था, लेकिन उसके ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से वह मर चुका है। डॉक्टर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी। जब मैंने यह सुना तो मैं फूट फूट कर रोने लगा। लगभग 2 दिन तक मैं अस्पताल में रो ही रहा था। तब वह नर्स मेरे पास आई और उसने मेरे बच्चे की पिक मुझे दिखाई। मैं उसी पिक के सहारे आज तक जिंदा हूँ वांगजी। वांगजी अभी भी हैरानी से विंग की तरफ देख रहा था। विंग जब देखता है कि वांगजी कुछ भी नहीं कह रहा है तो विंग फिर से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम ये देख लो। ऐसा कहकर विंग अपने शर्ट को ऊंचा कर देता है और अपना कट मार्क दिखाता है जहाँ से उसके सिजेरियन हुआ था। वांगजी जब वह निशान देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वह याद करने लगता है कि अगर उस वक्त वांगजी सही समय पर वहाँ पर नहीं पहुँचता तो आज आयुआन इस दुनिया में नहीं होता। वह धीरे से अपना हाथ विंग के कट मार्क पर लगाने लगता है और उसे छूकर महसूस करने लगता है। उसके हाथ काँप रहे थे। फिर वह विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। ऐसा कहकर वांगजी जल्दी से विंग को गले से लगा लेता है। विंग भी वांगजी को हक कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांगजी विंग का पीठ सहला रहा था और उससे चुप होने को कह रहा था। फिर वांगजी विंग को खुद से अलग करता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि आयुआन ही वह बच्चा है जिसे तुमने जन्म दिया था? विंग अपने मोबाइल पर आयुआन की पिक वांगजी को दिखाता है और कहता है, तुमने देखा, इसके सीने पर एक बर्थ मार्क है और सेम बर्थ मार्क आयुआन के भी सीने पर है। मैंने उसी से पहचाना है क्योंकि यह बहुत यूनिक है, हर किसी के नहीं होता है। लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ, आयुआन तुम्हें कहाँ मिला? क्या मॉम ने उसे तुम्हें दिया था? वांगजी जब यह याद करता है तो उसकी हाथ की मुट्ठियाँ कस लेता है और गुस्से से कहता है, मुझे आयुआन कचरे के डब्बे में मिला था। कुत्ते उसके आसपास घूम रहे थे। मैंने जब आयुआन को रोते हुए सुना तो मुझे अच्छा नहीं लगा और उसे मैंने सीने से लगा लिया। उस वक्त मैं बहुत टूटा हुआ था विंग, तुमने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया था। मेरे पास जीने की और कोई वजह नहीं थी, लेकिन जब आयुआन मुझे मिला तो मुझे एक जीने की वजह मिल गई। विंग जब यह सुनता है कि उसकी मॉम ने उसके बच्चे को कचरे के डब्बे में फेंक दिया था तो विंग को भी बहुत गुस्सा आता है। वह वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मॉम ऐसा कैसे कर सकती है? वह एक माँ से उसके बच्चे को छीनकर कचरे के डब्बे में कैसे फेंक सकती है? वांगजी कहता है, मैं तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ने वाला विंग, उन्होंने मेरे और तुम्हारे और हमारे बच्चे के साथ बहुत बुरा किया है। विंग जैसे ही यह सुनता है तो वह डर जाता है और वह वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं वांगजी, तुम कुछ भी नहीं करोगे, जो करूँगा मैं करूँगा। मॉम को नहीं पता है कि तुम ही वही लड़के हो जिससे मैं प्यार करता हूँ और आयुआन मेरा ही बेटा है। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम दोनों की जान को खतरा हो जाएगा। मैं अपना हर कदम सोच समझ के रखूँगा। मैं उनको बताऊँगा उन्होंने क्या किया है। ऐसा कहकर विंग फिर से वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी भी विंग को हक कर लेता है। तभी उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है और मियान मियान अंदर आती है और ताली बजाने लगती है। मियान मियान की ताली की आवाज़ सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और मियान मियान की तरफ देखने लगते हैं। मियान गुस्से से विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है क्या? तुम किसी के हस्बैंड को इस तरह से गले लगाए क्यों हो? तुम उसे हक क्यों कर रहे हो? वांगजी जब मियान मियान की ऐसी बातें सुनता है तो मियान मियान की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, मियान मियान तुम क्या बकवास कर रही हो? मियान मियान फिर बहुत ज़ोर ज़ोर के हंसने लगती है और कहती है, अरे यार, मुझे थोड़ी देर के लिए तो एक जेलस वाइफ की एक्टिंग करने देते, तुमने तो मेरा सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया। देखो तुम्हारा विंग कैसे डर गया था मेरे आने से। वांगजी विंग का चेहरा देखता है तो विंग सचमुच डरा हुआ था। विंग जब मियान मियान को इस तरह से बातें करता है देखता है तो वह हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये तुम्हारी वाइफ नहीं है? वांगजी कहता है, नहीं, मेरी शादी नहीं है विंग, मैं तुम्हारी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। मियान मियान हंसते हुए कहती है, हाँ, इतने सालों से मैं लाइन मार रही हूँ, एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखता ये।
सालों से तो मैं बस एक पत्थर पर ही अपना सर मार रही थी, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि वांगजी को उसका प्यार वापस मिल गया। ऐसा कहकर मियान मियान वापस जाने लगी, लेकिन तभी अचानक रुक जाती है और विंग और वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, तुम दोनों अपना क्वालिटी टाइम जियो, मैं जा रही हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना आयुआन इसी कमरे में है। मुझे ये ना पता चले कि 9 महीने बाद आयुआन का कोई भाई या बहन आने वाला है। ऐसा कहकर मियान मियान जल्दी से रूम का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। वांगजी और विहिंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और मुस्कुरा देते हैं। तब वांगजी अपने बेटे की तरफ देखता है और कहता है, मेरा बच्चा मेरे पास था और मुझे पता भी नहीं चला। विंग भी मुस्कुरा देता है और कहता है, हमारा बच्चा। वांगजी हाँ में अपना सर नोट करता है। दोनों जल्दी से आयुआन के बैठ जाते हैं और प्यार से आयुआन को सहलाने लगते हैं। विंग तो जल्दी से अपने बच्चे को हक करके उसी के पास लेट जाता है। वांगजी जब यह देखता है कि विंग आयुआन के पास लेट गया है तो वांगजी भी वहीं लेट जाता है और विंग और आयुआन के ऊपर अपने हाथ रख देता है। दिन सुबह विंग की सगाई की मेंशन में तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन विंग ही अपने रूम से गायब था। मैडम यू विंग को ढूंढती है, लेकिन विंग का कहीं पता नहीं चलता है। ऐसे करते करते शाम हो गई थी, सारे गेस्ट भी आने लगे थे। मैडम यू परेशान हो गई थी। मैडम यू ने अपने गार्ड्स को भी भेज दिया था कि विंग का पता करके आओ, विंग कहाँ है, और उसे जहाँ कहीं भी मिले उसे उठाकर लेकर आओ। लेकिन गार्ड्स को भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि विंग आखिर गया कहाँ है। शाम को जब लगभग सारे गेस्ट ही आ चुके थे, वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर भी थे। वांग लिंगजाओ की भी फैमिली आ चुकी थी। सब लोग आ चुके थे, जिन्हें देखकर मैडम यू घबरा रही थी। विंग का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी अचानक विंग मेंशन में एंटर करता है। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल होती है। मैडम यू जब विंग को देखती है तो उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे? सुबह से तुम्हारा कोई पता नहीं था, तुम फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ था, कहाँ गए थे तुम? विंग मुस्कुरा देता है और मैडम यू से कहता है, मॉम शांत हो जाइए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। मैडम यू जब विंग को इस तरह बात करते देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले विंग ने कभी भी मैडम यू से इस तरह से बात नहीं की थी। विंग अपने चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल रखता है और सीधे वांग लिंगजाओ के पास जाता है और वांग लिंगजाओ से कहता है, वांग लिंगजाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मैं ये सगाई भी नहीं करूँगा। वांग लिंगजाओ जब यह सुनती है तो वह हैरान हो जाती है और विंग की तरफ देखने लगती है और कहती है, विंग, मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? विंग वांग लिंगजाओ की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, क्योंकि मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं हैं, मुझे लड़के पसंद हैं। तुम्हें पता है, मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसे मेरी मॉम ने मुझसे दूर कर दिया। तुम्हें पता है, मैं एक स्पेशल मेल भी हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ और मैं प्रेग्नेंट भी हुआ था, लेकिन मेरी मॉम ने मेरे बच्चे को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। वहाँ पर सारे न्यूज़ रिपोर्टर विंग की सारी बातें रिकॉर्ड कर रहे थे। मैडम यह सुनती है तो वह जल्दी से विंग के पास आती है और कहती है, विंग, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब हो गया है? तुम इतने लोगों के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? विंग जब मैडम यू की यह बात सुनता है तो वह ज़ोर ज़ोर के हंसने लगता है और कहता है, अच्छा, सीरियसली? आप मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे दूर भेज सकती हैं, उसे जान से मारने की धमकी देकर मुझे उससे दूर कर सकती हैं। आपने मेरे बच्चे के जन्म होते ही उसे कचरे के डब्बे में फेंकवा दिया। आप मुझे ये बताइए, उसकी क्या गलती थी? आपने ऐसा उसके साथ क्यों किया? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है? मैडम यू विंग की इस बात से इरिटेट हो जाती है और वह गुस्से से आकर कहती है, तो मैं क्या करती? हाँ बताओ, तुम एक लड़के होकर कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हो? ये कितना डिस्गस्टिंग था, और वह बच्चा भी उतना ही डिस्गस्टिंग था। उसे देखकर मुझे घिन आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे जान से मार दूं, लेकिन मैं अपने हाथों से ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उसे कचरे के डब्बे में फेंकवा दिया। विंग जब अपनी माँ की ये बातें सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मैडम यू को किसी ने ज़ोरदार एक स्लैप मारा। मैडम यू जब उस शख्स की तरफ देखती है तो वहाँ जियांग फेमिया खड़े। जियांग फेमिया गुस्से से मैडम यू की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं, क्या विंग जो कह रहा है क्या वो सच है? मैडम यू गुस्से में जियांग फेमिया की तरफ देखती है और कहती है, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? जियांग फेमिया अभी भी मैडम यू की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, हाँ, मैंने तुम पर हाथ उठाया। ये हाथ मुझे बहुत पहले उठाना चाहिए था, बहुत पहले ही मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था, लेकिन अपनी घर की शांति के लिए मैं हमेशा चुप हो रहता था। लेकिन तुमने अपने ही बच्चे के साथ इतना बुरा किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इन 5 सालों में मैंने विंग को सिर्फ रोते हुए देखा है। उसने अपने आप को 4 दीवारी में कैद कर लिया। वह इस मेंशन से बाहर भी नहीं जाता था।
मैं हमेशा सोचता था कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे क्या पता मेरा बच्चा अंदर से कितना टूटा हुआ था। तुमने उसे अंदर ही अंदर तोड़ती रही और हमें पता तक नहीं चला। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यू? तुम भी तो एक माँ थी। तुम एक माँ से उसके बच्चे को कैसे छीन सकती हो? जब तुमने उस बच्चे को कचरे के डब्बे में फेंका तब तुम्हें ज़रा भी डर नहीं लगा कि तुम भी एक माँ हो? तुम एक माँ होकर दूसरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? दूसरी बात, वो हमारे बच्चे का बच्चा था, वो हमारे बच्चे का खून था। तुम उस पर ऐसा घिन कैसे कर सकती हो? तुम उसे देखकर डिस्गस्टिंग फील कैसे कर सकती हो? उधर रिपोर्टर सब कुछ अपने कैमरा और रिकॉर्डर में कैच कर रहे थे। मैडम यू अपने आसपास देखती है और विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम पैदा होते मर क्यों नहीं गए? जैसे ही जियांग फेमिया यह सुनते हैं, जियांग फेमिया फिर से एक ज़ोरदार का स्लैप मैडम यू पर करते हैं और कहते हैं कि तुम सबसे बेकार औरत हो। तुम्हारे साथ मैंने शादी करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। विंग अपनी घड़ी की तरफ देखता है और फिर अपने फादर और मदर की तरफ देखता है और वहाँ कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। जियांग फेमिया की नज़र जब विंग पर जाती है तो वह विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? विंग अपना हाथ जियांग फेमिया के हाथ से छुड़वाता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, फादर मैं इस वक्त अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के पास जा रहा हूँ। मॉम ने तो मेरे बच्चे को कचरे के डब्बे में फेंकवा दिया था, लेकिन मेरे बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसको उसके फादर ने ही अडॉप्ट किया था, इसलिए मैं अब उनके पास जा रहा हूँ। मुझे उनके साथ रहना है। मेरा अब आपसे या आपकी फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं है। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। मैडम यू और भी गुस्से में आ जाती है और वह गार्ड्स को इशारा करती है कि विंग को जाने से रोके। गार्ड्स विंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जियांग फेमिया जब यह देखता है तो गुस्से से उन गार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है, उसे जाने दो। अगर तुम लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही गार्ड्स यह सुनते हैं तो वह विंग को जाने देते हैं। विंग एक बार पीछे मुड़कर देखता है और अपने फादर की तरफ स्माइल कर देता है। उसके फादर भी स्माइल कर देते हैं। विंग फिर वहाँ से चला जाता है। विंग वहाँ से निकलकर जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुँचता है। एयरपोर्ट पर वांगजी उसका इंतज़ार कर रहा था। विंग जब वांगजी को देखता है तो भागकर उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है। वांगजी भी विंग को हक कर लेता है और उसके माथे को चूमता है। विंग जब यह देखता है तो स्माइल करता है और वांगजी को वहीं पर किस करने लगता है। वांगजी भी विंग के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। सुयांग जब यह देखता है तो अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है, सीरियसली कोई इनको रोको, ये एक एयरपोर्ट है, ये हरकतें यहाँ पर नहीं कर सकते। मियान मियान एक गहरी सांस छोड़ती है और उन दोनों की तरफ देखकर चिल्लाती है, बाकी का काम घर जाकर कर लेना, सब कुछ क्या यहीं करना चाहते हो? वांगजी और विंग जब मियान मियान की यह बातें सुनते हैं तो वह दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। आयुआन भी जल्दी से विंग के पास आ जाता है। विंग आयुआन को देखकर मुस्कुरा देता है और जल्दी से उसे अपने बाहों में उठा लेता है। वांगजी आयुआन के सर पर हाथ चलाता है, उसके बालों को रफल करता है। दरअसल वांगजी ने आयुआन को बता दिया था कि विंग ने ही उसे जन्म दिया है, विंग ही उसकी मदर है। आयुआन जब यह सुनता है तो वह बहुत खुश हो जाता है कि अब उसके पास दोनों पेरेंट्स हैं। मियान मियान जब यह देखती है कि अभी भी तीनों वहीं पर खड़े हैं तो मियान मियान को गुस्सा आ जाता है और वह उन तीनों की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है कि तुम लोगों को क्या यहीं पर रहना है? अगर तुम लोग नहीं गए तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी और विंग की माँ आकर विंग को अपने साथ ले जाएगी। वांगजी तुम क्या यही चाहते हो? वांगजी जब यह सुनता है तो वह जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और आयुआन को अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, चलो यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारी माँ आ जाए। उसके बाद वांगजी विंग और आयुआन को लेकर कोरिया की फ़्लाइट पर चढ़ जाता है। सुयांग और मियान मियान भी आ जाते हैं। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। विंग ने आयुआन को मिडल में बैठाया था। वांगजी और विंग एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मियान मियान की नज़र जब वांगजी और विंग पर जाती है तो वह उनकी तरफ देखकर एक बार मुस्कुरा देती है, फिर दूसरी तरफ देखने लगती है। सुयांग की नज़रें मियान मियान पर ही थी। वह मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें रोना आ रहा है? मियान मियान सुयांग की तरफ देखती है और कहती है, हाँ मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं फूट फूट कर रहूँ, लेकिन मैं खुश भी बहुत हूँ। मैं वांगजी को खुश देखकर बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा से चाहती थी कि वांगजी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। मैं उसे रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं हमेशा उसे तंग किया करती थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर वह सुयांग की तरफ देखने लगती है। सुयांग भी मियान मियान की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। उसके बाद उनकी फ़्लाइट सीधे साउथ कोरिया लैंड करती है। वांगजी को और आयुआन को लेकर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। सुयांग भी मियान मियान को अपने साथ लेकर चला जाता है।
तो चलिए गाइज, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मेरी स्टोरी ख़त्म होती है। आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह स्टोरी मेरी नहीं है, ये मेरी कज़न ने स्टोरी लाइन बताई थी, उसके कहने पर मैंने ये स्टोरी बनाई है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी कैसी लगी।